सो स्टूडेंट्स, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन, यूनिट 2। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं एसिडिमेट्री का। क्या नाम देते हैं? एसिडिमेट्री। देखो इसमें क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में जनरली हम क्या कर रहे हैं, एक एसिड और बेस का टाइट्रेशन करा रहे हैं, एक आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं हम, कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन या तो एसिड की या बेस की कैलकुलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं थ्रू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये क्या है? एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का तरीका है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड है एनालिसिस का। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या प्रिंसिपल है इसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? कोई भी एसिड और बेस मिलते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एसिड एक बेस है, वो जब रिएक्ट कर रहे हैं सर्टेन कंडीशन में, तो वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शंस में क्या होता है, हमें एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है, जहां पर हमें क्या होता है, जितने मोल्स H+ आयन के प्रेजेंट होंगे उतने ही मोल्स OH- आयन्स के भी प्रेजेंट होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट देते हैं। देखिए अब इसको पढ़ने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने थ्योरीज दी, जिससे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझा गया। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास 3 थ्योरी हैं, आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लिविस। देखो आर्रेनियस थ्योरी क्या कहती है, एसिड क्या है, एक ऐसी स्पीशीज, आर्रेनियस थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, एक H+ को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब इनका डिसोसिएशन होता है तो वो H+ प्रोड्यूस करते हैं, और बेस क्या है, जो OH- प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम डायरेक्ट वही थ्योरी में देखते हैं। आर्रेनियस थ्योरी क्या कह रही है, देखिए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? 70 आर्रेनियस ने दिया, और कब दिया? 1884 में दिया था। ठीक, इन्होंने क्या कहा, एसिड क्या कंपाउंड है, एसिड कैसा कंपाउंड है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैपेबल है किसको? हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करने में, H+ आयन को प्रोड्यूस करने में। वहीं पे बेस क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। अब देखो इसी के बेसिस पे एग्जांपल देखिए फटाफट। HCl है, HCl को जब हम डिसोसिएट कराते हैं एक्वस मीडिया में तो H+ और Cl- बनाता है। तो ये क्या है? HCl क्या हम कहते हैं? HCl को एक एसिड कहते हैं। ठीक है, वहीं पे हम NaOH लेते हैं, NaOH में देखो OH बना और Na+ बना, OH- Na+, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? बेस। ठीक, तो अब ये क्या हो गया? ये आरएनएस एसिड हो गया, ये आरएनएस बेस हो गया। ठीक है, ये आरएनएस एसिड हो गया और ये आरएनएस बेस हो गया। देन आगे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्रोंस्टेड लॉरी ने दिया था। ब्रोंस्टेड लॉरी ने क्या कहा कि एसिड क्या है? एसिड इज एनी मॉलिक्यूल, एसिड वो मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड को इन्होंने क्या डिफाइन किया? ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे। ठीक है, और बेस को क्या डिफाइन किया? ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। मतलब अगर ये एसिड है तो इसके पास क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोटॉन को अपने पास से निकाल दे, और बेस है तो क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? ये इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कहा, ये क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड है और ये क्या है? ब्रोंस्टेड बेस है। ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेड की थ्योरी थी, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी थी। अब इसी के बेसिस पे हमने कॉन्जुगेट बेस पेयर्स भी बनाए। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं? देखो कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड वीक बेस होते हैं जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करते अपने ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन जब वो एक हाइड्रोजन आयन या फिर 2 हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर जब वो डोनेट करते हैं अपने आयंस को तो वो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे जब कोई एसिड इन्वॉल्व होता है एसिड बेस रिएक्शन में तो वो एक नया बेस बनाता है। मतलब जो ये एसिड है जब ये इस रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। क्यों? बिकॉज ये अपना प्रोटॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ठीक, और ये जो बेस होगा ये क्या करेगा? ये एसिड बनाएगा। ठीक, कैसे? क्यों? बिकॉज ये क्या कर रहा है? ये एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या बनेंगे? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, और एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ब्रोंस्टेड ने क्या किया? क्लासिफाई किया बेसिस को। देखिए ब्रोंस्टेड एसिड क्यों क्लासिफाई किया गया? इसमें मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब जो एक हाइड्रोजन H+ आयन को लिबरेट करते हैं वो मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं। दो या दो से ज्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोटिक एसिड हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 से ज्यादा लिबरेट कर रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ देखिए H2S है, सल्फाइड आयन अलग हो गया, 2 हाइड्रोजन इन्होंने लिबरेट कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये पॉलीप्रोटिक एसिड हो गया। अब इसकी बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस में क्या होता है? देखिए मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक इसमें भी होता है। अगर एक OH- आयन निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, या फिर अगर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये मोनोप्रोटिक बेस होगा। अगर 2 प्रोटॉन या 2 से ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोटिक हो जाएगा। ठीक है, देन आते हैं एम्फीप्रोटिक पे। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स आयन है जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर क्या करता है? टाइम आने पे
एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को लूज भी करता है, तो दोनों तरीके से ये एक्ट करता है। तो ये क्या है, एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, तीसरी थ्योरी जो दी गई थी वो हमको दी गई लिविस थ्योरी, लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसको किसने दिया, जीएन लिविस ने दिया। कब दिया, 1930 में। इन्होंने डिफाइन किया एसिड को कैसे, कि एसिड क्या है, एसिड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो क्या है, एसिड है। ठीक है, मतलब ये अगर किसी कंपाउंड पे नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और इसके साथ में कोई H+ है यहाँ पे, ठीक, तो एसिड क्या होगा, अगर ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और अगर यही नाइट्रोजन इसको डोनेट कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल था जस्ट। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे अमोनिया गैस है, जब ये HCl से रिएक्ट करती है तो यहाँ से H+ निकलता है, तो ये H+ जाके इसके पास बाइंड करता है। इसके पास देखो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर रहा है। अब जब डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो जाता है, अमोनियम आयन बनाता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। वहीं पे और दूसरा प्रोसेस क्या है, ये क्या करेगा, ये जब आगे रिएक्शन करता है, जब आगे इसमें रिएक्शन होगी तो ये क्या करता है, कभी कभी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ले भी लेता है दूसरे से, तो उसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। देखिए अब अगला एग्जांपल है अमोनिया और NH3 का ही। ये किसके लिए है, लिविस एसिड के लिए, लिविस बेस के लिए। अगर लिविस ये क्या है, एक लिविस बेस है, ये क्या है, एक लिविस एसिड है। ठीक, ये लिविस एसिड इस H+ को गेन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। अब यहाँ देखिए लिविस बेस OH है और लिविस एसिड H+ है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये लिविस बेस हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर ये गेन करता है तो ये क्या हो जाता है, लिविस एसिड हो जाता है। ठीक है, ये थे तीन थ्योरीज जो दी गई किसके लिए, फॉर एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए। देन इसको क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं जिनको हम इसमें पढ़ते हैं। वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, इसमें होता क्या है टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक ब्यूरिट लेते हैं। ब्यूरिट लेने के बाद में हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन कंसेंट्रेशन का सब्सटेंस भर रहे हैं जिसको हम कहते हैं टाइट्रेंट। क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या ले रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क में हम एक अननोन सैंपल का कंसेंट्रेशन ले रहे हैं या फिर अननोन कंसेंट्रेशन ले रहे हैं किसी सैंपल की, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टाइट्रेंट और टाइट्रेंट होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें जो सैंपल जो भी हमने लिया है एनालिसिस के लिए कंपाउंड, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एसिड की बात करते हैं तो HCl लिया है हमने अगर यहाँ पे, तो HCl हम यहाँ से इसमें ड्रॉप वाइज गिराते हैं और यहाँ जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है वो एंड पॉइंट आने पे इंडिकेटर के साथ रिएक्शन शो करके क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। अच्छा, एसिड बेस टाइट्रेशन से हम क्या करते हैं, 2 तरीके के ऐसे कर सकते हैं, एक एल्कलीमेट्री कर सकते हैं, दूसरा एसिडीमेट्री कर सकते हैं। अब देखते हैं एल्कलीमेट्री और एसिडीमेट्री क्या होता है। एसिडीमेट्री होता है, इसमें 2 एसिडीमेट्री में आ जाता है एसिड बेस रिएक्शन, मेनली एसिडिक रिएक्शंस आते हैं। इसमें क्या होगा, देखो एक एसिड होगा, 2 टाइप के होते हैं, ये डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है और रेसिडुअल टाइट्रेशन होता है। इस टाइट्रेशन में क्या है, एक एसिड जो प्रेजेंट है वो टाइट्रेट किया जाता है एक बेस के साथ में। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, एक एसिड एक बेस के साथ में टाइट्रेट किया जा रहा है। ठीक, और रेसिडुअल में क्या हो रहा है, एक बेस क्या करता है, लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसिड से रिएक्ट करता है। देन आते हैं एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में। एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में क्या है, एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन एस्टिमेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड यूजिंग अ स्टैंडर्ड बेस, मतलब एक स्टैंडर्ड बेस का यूज करके क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब देखो इसमें भी 2 है, डायरेक्ट और रेसिडुअल। इसमें क्या हो रहा है, एक बेस जो है वो टाइट्रेट होता है एसिड से, और किसमें, एल्कलीमेट्री में, डायरेक्ट टाइट्रेशन में। और रेसिडुअल में क्या होगा, जो एसिड रिएक्ट करेगा वो लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेस से करेगा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, यहाँ जो एसिड है वहां पे बेस था और यहाँ पे एसिड था। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं एल्कलीमेट्री और एसिडीमेट्री में। देखो एल्कलीमेट्री, एल्कली क्या है, एल्कली का मतलब होता है बेस और एसिडीमेट्री में होता है एसिड, तो इसको आसानी से हम लोग कह सकते हैं एसिडीमेट्री और एल्कलीमेट्री क्या है। एसिड में क्या होगा, H+ आयंस का प्रेजेंस, मतलब ये भी क्या है, एसिड ही है। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं एल्कलीमेट्री और एसिडीमेट्री क्या है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है ये आपका 10 का भी क्वेश्चन है, 7 का भी क्वेश्चन है। ठीक, और अगर बाई पार्ट्स पूछेगा तो 2 नंबर में भी आता है। ये फॉर ऑल है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है, जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही होती है, तो उस एसिड बेस रिएक्शन मैंने बताया एक एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। न्यूट्रल पॉइंट एक इक्विवेलेंस पॉइंट शो करता है जहां पे H+ और OH-
कि कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो कर्व बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं, जो हमारा कर्व बनता है वो उसका बेसिस ये है कि हम इसमें पैरामीटर जो लेते हैं वो वॉल्यूम लेते हैं और यहां पर पीएच, चेंज इन पीएच, ठीक है, वॉल्यूम और चेंज इन पीएच। अब क्या होता है, जब कोई भी हम रिएक्शन करा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन देखो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे ये क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी पीएच की मतलब जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो चेंज इन पीएच आता है उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज प्लॉटेड व्हेन पीएच इज प्लॉटेड। कब ऑब्टेन करते हैं, जब हमें पीएच प्लॉट करना होता है, किस पे, अगेंस्ट परसेंटेज ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड और नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ एल्कली एडेड, कि कितना हमने बेस ऐड किया है और कितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है उसके बीच में, ठीक है। अब जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो वहां पे पीएच का चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, न्यूट्रलाइजेशन कर्व को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग वेरिएबल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। अब आते हैं पहले न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो क्या होगा, देखिए इसका कर्व से समझते हैं, इसके कर्व से हम लोग डायरेक्ट देखिए, पहले अगर हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है, अगर हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हेडिंग है हमारी, तो इसमें हमारे सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे हम सबसे पहले अगर वीक एसिड है तो भाई वीक बेस है मानते हैं, वीक बेस लेने से क्या होगा, वीक बेस जब आएगा तो पहले तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉरी H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम जब न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो पहले तो जो ये वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल CH3COOH है, ये क्या करेगा, ये उसको नहीं लेगा, ठीक है, जब ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, जब प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई भी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ रहा होगा, पीएच चेंज नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा जा रहा है, जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे ग्राफ अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पीएच में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसका कॉन्जुगेट फॉर्म होगा, जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा, वो बेस क्या करेगा, H प्लस आइंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अब जब ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ये इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आया, ठीक। अब इक्विवेलेंस पॉइंट आया, उसके बाद में यहाँ से क्या होना शुरू हुआ, ये देखिए अब यहाँ से पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो जब हमने वीक एसिड लिया था, मतलब CH3COOH लिया था, ठीक, CH3COOH लेने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे जब इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला, मतलब NaOH डाला, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, CH3COO- में। जब ये CH3COO- में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, तो तभी यहाँ पर पीएच में राइज होना शुरू होगा, ठीक है, तभी यहाँ पर पीएच में चेंज आना शुरू होगा, और फिर वो कहां पर जाके अपना एंड पॉइंट शो करेगा, वो बेसिक रीजन में जाके अपना एंड पॉइंट शो करेगा, ठीक है। ये हो गया किसका, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। देन हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व कैसा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, पहले तो जब हम उसमें से एसिड या बेस को गिराएंगे, मतलब जो हमारा, अगर हमने कॉनिकल में बेस लिया है तो वहां पर क्या होगा, जब हम एसिड ऐड करेंगे तो वहां पे रिएक्शन शुरू होगी, तो धीरे धीरे यहां से पीएच बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, पीएच बढ़ना शुरू होगा। पीएच बढ़ने शुरू होने के बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा एसिडिक रीजन में, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर इसकी और इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ठीक। ये इक्विवेलेंस पॉइंट इसके केस में यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट जब यहाँ पर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, इसलिए अब देखिए यहाँ से ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब जैसे जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो पीएच क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होता है और फिर एक जगह पे जाके स्टेबल हो जाता है। अच्छा, इसमें इंडिकेटर्स जो यूज कर रहे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आगे दिया हुआ है। देन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा वीक बेस क्या हो गया, जैसे कि अमोनिया हो गया। वीक बेस की बात करते हैं तो वीक बेस क्या हो गया, अमोनिया हो गया। तो अमोनिया क्या है, वीक बेस हो गया भाई। अब ये क्या करेगा, जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बनाएगा, एक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, एक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। वो कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगा, फिर फर्दर किसको एक्सेप्ट करेगा, H प्लस या OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में ये एसिडिक रीजन में आके अपना इक्विवेलेंस पॉइंट शो करेगा, ठीक है। ये किसके बीच का कर्व हो गया, वीक एसिड एंड
स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वीक एसिड एंड वीक बेस का कैसे बनेगा, इनके बीच की रिएक्शन नहीं हो पाती, बिकॉज यहाँ पर जो वीक एसिड है वो H प्लस देगा नहीं और वीक बेस है वो OH माइनस लेगा नहीं। तो जब ये ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो रिएक्शन चलती रहती है, ठीक, मतलब ये रिएक्शन होती रहेगी, आप ऐड करते जाएंगे वो उसी में सस्टेन करता रहेगा, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया किसका, वीक एसिड और वीक बेस का। देखिए यहाँ पर आप कंटेंट चाहे जितना ऐड करते चले जाएं, यहाँ पर कोई भी इसका इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक। अब यह इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, H प्लस न जा रहा है ना ही OH माइनस आ रहा है। वहीं पे अगर आप वीक, जो इसके पहले वाला एग्जांपल है वो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl है और वीक बेस का मतलब अमोनिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, HCl इसको कन्वर्ट करा रहा है किसमें, NH4 प्लस में, मतलब ये इसको एक प्रोटॉन दे रहा है, ठीक। तो ये यहां पर क्या होगा, एक पीएच में चेंज आएगा और पीएच में चेंज जो आ रहा है वो यहां पर ग्राफ कैसा शो करेगा हमको, एक फॉलिंग ग्राफ शो करेगा, जो कि किस रीजन में आके, एसिडिक रीजन में आके अपना इक्विवेलेंस पॉइंट शो करेगा, ठीक है। ये क्या था, ये था कॉन्सेप्ट किसका, न्यूट्रलाइजेशन कर्व का। अब हमें क्या देखना है, अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये है एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अच्छा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं सड़क पे, हम क्या देखते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि ये जगह इतनी दूर है, दूसरी जगह इतनी दूर है, ठीक। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन में भी कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो हमें एंड पॉइंट बताएं, जो हमें बताएं कि हमारी रिएक्शन कहां पे कंप्लीट हो रही है। तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स होते क्या है, बेसिकली इंडिकेटर्स क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेसिस होते हैं जो कि डिफरेंट कलर कैरी करते हैं, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, कि मतलब कितने H प्लस आइन किसी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर कह रहे हैं। अब ये इंडिकेटर क्या करते हैं, एक कलर चेंज एग्जिबिट करते हैं एसिडिक कलर से, जब इनका नेचर चेंज किया जाता है बेसिक में, ठीक है। तो यहां पर एक कलर चेंज होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो ये कलर चेंज क्या है, ये सडन नहीं होता बस, लेकिन एक स्मॉल पीएच रेंज से शुरू होता है, फिर एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पे आके खत्म होता है, जिसको हम इंडिकेटर रेंज कहते हैं या फिर इंडिकेटर पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब पोजीशन जो है कलर चेंज की पीएच स्केल में वो डिफरेंट होती है अलग अलग इंडिकेटर्स के, ठीक। जैसे ये देखिए नाइट्रोफिनॉल जो है, ये जो नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड है ये क्या है, कलरलेस है, ठीक है, ये कलरलेस है। वहीं पे आप ये देखिए ये क्या है, ये वीक एसिड या फिर वीक बेस है, जो कि क्या है, एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। अब फिनोफ्थलीन की बात करते हैं। फिनोफ्थलीन क्या है, कलरलेस डाइप्रोटिक एसिड है, क्या है, कलरलेस डाइप्रोटिक एसिड है, लेकिन जब ये एक और प्रोटॉन को लूज करता है तो ये रेड कलर देता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये एक एनाइन फॉर्म कर रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो उसकी वजह से ये रेड कलर देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, मिथाइल ऑरेंज की बात हो रही है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक येलो कलर का होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, येलो कलर का होता है और इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म और एक बेस होता है, ये क्या है, बेस होता है। अगर इसमें एक प्रोटॉन ऐड होता है तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है, तो ये भी हमारा एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर को भी पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज है, कुछ स्पेसिफिक थ्योरी है जिनसे हम क्या करते हैं, इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। पहला लिटमस थ्योरी है, देन ओसवाल्ड थ्योरी है, देन क्विनोइड थ्योरी है, क्विनोनॉइड थ्योरी है। लिटमस थ्योरी क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू लिटमस थ्योरी इंडिकेटर्स क्या है, वो सिमिलर है लिटमस इन देयर बिहेवियर। इंडिकेटर्स लिटमस के सिमिलर होते हैं। देखिए लिटमस क्या है, एक वीक एसिड है जो कि कलर चेंज शो करता है, रेड कलर शो करता है एक अनआयनाइज स्टेट में, और ब्लू जब वो आयनाइज होता है, ठीक। तो देखो लिटमस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा किसके बीच में, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन के बीच में, ठीक। अब इस रिएक्शन से क्या होता है, ये क्या रिलीज कर रहा है, आयनाइज लिटमस आयन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लू कलर होगा। आयनाइज लिटमस आयन मतलब या तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है या तो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, इसकी वजह से कलर चेंज शो होगा। हालांकि इस केस में अगर आयनाइज लिटमस आयन रिलीज हो रहा है तो वो एक ब्लू कलर शो करेगा, ठीक। अगर वहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन में अगर लिटमस सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, अनआयनाइज लिटमस अनआयनाइज फॉर्म में ही रह रहा है, तो वो क्या करेगा, एक रेड कलर देगा, ठीक। तो ये क्या थी, ये थी लिटमस थ्योरी, जिसमें क्या है, ब्लू कलर कब आएगा, जब लिटमस क्या होगा, आयनाइज फॉर्म में होगा, और अगर अनआयनाइज फॉर्म में होगा तो यहाँ पे रेड कलर हमें देखने को मिलेगा। देन आता है ओसवाल्ड थ्योरी। ओसवाल्ड थ्योरी क्या कहती है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, देखिए
color change of acid base indicator is the result of ionization because the ionized and unionized form differ in color. इन्होंने भी कहा कि जो कलर चेंज हो रहा है इंडिकेटर का वो किस लिए हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, इसमें ये हो रहा है आयनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे जैसे इंडिकेटर जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो क्या है, आइदर एक वीक एसिड है या फिर एक वीक बेस है, तो आयनाइजेशन क्या करता है, वो किससे अफेक्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस से। अगर इंडिकेटर एक वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन बहुत ही स्लो होगा, ठीक है, बहुत ही स्लो होगा, और अल्कलीज में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। वहीं पे अगर हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर एक वीक बेस ले रहे हैं तो उसका आयनाइजेशन एसिड में अच्छा होगा और अल्कली में कम होगा। तो ये फैक्टर भी गवर्न करता है कि हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। अब ओसवाल्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, फिनोफ्थलीन को एज अ एग्जांपल लिया गया, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज को। इसमें क्या है, देखो फिनोफ्थलीन कलरलेस है, वो आयनाइज होके क्या बना रहा है, पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है जब वो H+ को रिमूव कर देता है, H+ को अपने अंदर से निकाल देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या बता रहा है कि आयनाइजेशन पे ही क्या हो रहा है, कलर शो हो रहा है, ठीक है। देन मिथाइल ऑरेंज में देखिए, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, जब आयनाइजेशन होता है मिथाइल ऑरेंज का तो ही रेड कलर प्रोड्यूस होता है। मिथाइल ऑरेंज का मिथाइल MeOH जो है वो क्या है, येलो कलर का है जनरली, और यहां पर ये क्या कर रहा है, रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है आयनाइज होने पे। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट थ्योरी आती है इसकी, क्विनोनॉइड थ्योरी। क्विनोनॉइड थ्योरी का मतलब क्या है, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, उन्होंने कहा कि दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक बेंजीनॉइड फॉर्म होता है और दूसरा क्विनोनॉइड फॉर्म होता है। बोथ फॉर्म्स, जो दोनों फॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन की वजह से, टॉटोमेरिज्म की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे से कलर में डिफरेंस शो करते हैं, ठीक। एक फॉर्म जो है, वन फॉर्म ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा है बेंजीनॉइड फॉर्म। वहीं पे दूसरा जो है क्विनोनॉइड फॉर्म, वो एल्कलीन के लिए एज एन इंडिकेटर काम करता है, ठीक है, वो एज एन एल्कलीन इंडिकेटर काम करता है, ठीक। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो मीडियम चेंज जब होता है एसिडिक से अल्कलाइन, मतलब जो हम टाइट्रेशन करते हैं, एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टाइट्रेशन के टाइम पे क्विनोनॉइड फॉर्म क्या करेगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। क्विनोनॉइड फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो इंडिकेटर है वो क्विनोनॉइड फॉर्म में जाएगा और रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। वहीं बेंजीनॉइड फॉर्म जब हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेंजीनॉइड फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या थे, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे किसके, या फिर 3 थ्योरीज थी किसकी, ये आपके इंडिकेटर्स की, कौन कौन कैसे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं और कौन कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है। अब देखिए कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल है, क्रिसोल रेड है, ये पीएच रेंज 1.2 से 1.8 में देखो रिएक्शन शो कर रहा है और रेड कलर देता है, ठीक है। फिर ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमॉल, फिनॉल रेड, क्रिसोल रेड, थाइमॉल ब्लू, फिनोफ्थलीन, थाइमोल्थलीन एंड एलिजारीन, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये रिस्पेक्टिव कलर्स हैं जो ये शो करेंगे किसमें, अपने रिस्पेक्टिव मीडियम में, ठीक। अब देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन की। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स हमारा बेस फॉर्म्स होते हैं, बेसिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। अब बारबिचुरेट्स को क्या करना है, डिटरमाइन करने में, उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। कैसे, जब इसको टाइट्रेट करते हैं सेकंड स्टैंडर्ड अल्कलाई लाइक NaOH के साथ में, तो फिनोफ्थलीन यूज करके तो हम इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड प्रेजेंट है उनका भी हम डिटर्मिनेशन इजिली से कर सकते हैं। देन पेरियोडेट एसे, पेरियोडेट एसे भी हम कर सकते हैं। देन पर आयोडेट एसे जो होता है, आयोडीन का एसे जो होता है वो भी हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। एस्पिरिन का कंटेंट पता कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड का एसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सोडियम बेंजोएट का एसे हम कैसे करते हैं। सोडियम बेंजोएट है क्या, देखिए पहले, सोडियम बेंजोएट 5 क्रिस्टलीन है, ग्रेनुलर पाउडर है, ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलता है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट 144.1 है। ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है और क्या करता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल किसमें है, अल्कोहल में, ठीक है। अब ये क्या है, वीकली हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, ठीक। अब वीकली हाइग्रोस्कोपिक है तो, और जो वीकली हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को कम एक्सेप्ट करता है, कम एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक। अब देखिए जो ड्राइड पाउडर है वो 99% सोडियम बेंजोएट उसमें होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल में क्या है, सोडियम बेंजोएट का सिंथेसिस कैसे होता है, एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम बेंजोएट मिलता है। देखिए ऐसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वे करेंगे प्रीवियसली ड्राइड 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट। पहले क्या लिया हमने, ड्राइड 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट,
इसको 300 ml फ्लास्क में ट्रांसफर किया ग्राउंड ग्लास स्टॉपर से, ठीक। फिर एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया बाय डिसॉल्विंग इट इन 25 ml ऑफ वाटर एंड 75 ml ऑफ ईथर, मतलब 1.5 ग्राम ये लिया, ठीक। फिर 50 ml वाटर ले रहे हैं, 50 ml वाटर लेने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे 75 ml ईथर ले रहे हैं, ठीक। और साथ में इसके हम क्या ले रहे हैं, 0.5 मोलर HCl ले रहे हैं और 10 ड्रॉप्स ब्रोमोफिनॉल की ले रहे हैं एज एन इंडिकेटर। अब जब टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे मिक्सिंग के साथ में वाटर और ईथर लेयर मिक्स होंगी और एक लाइट ग्रीन कलर अपीयर होगा वाटर लेयर में, यही एंड पॉइंट है। हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा किसका, हमारे, या फिर कंसेंट्रेशन पता चल जाएगा किसका, हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का या फिर सोडियम बेंजोएट का, कि वो सैंपल में कितना प्रेजेंट है। तो ये था पूरा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, मतलब जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन है हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अभी तक हमने कौन सा टाइट्रेशन पढ़ा है, एसिड बेस पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कैसे ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, देन लिमिट टेस्ट पढ़े आयरन का, आर्सेनिक का, क्लोराइड का, हैवी मेटल्स का। अब हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, हमें अगला टॉपिक पढ़ना है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमें पढ़ना क्या है, मेनली ये देखिए। अच्छा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते क्या है, इससे पहले देखिए टाइट्रेशन, एक एक्वस टाइट्रेशन में क्या हो रहा था, एक्वस टाइट्रेशन में जो हमारा सॉल्यूट है, फिर जो सैंपल था वो वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा था। जो भी सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज कर रहे थे वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा था, या फिर वाटर को एज अ सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज कर लेते थे। लेकिन अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे वीक एसिड या वीक बेस होते हैं जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये वाटर की तरफ क्या है, बहुत ही इनकम्प्लीटली इनसॉल्युबल, ये ज्यादा सॉल्युबलाइज नहीं होते वाटर में। अब हम करते क्या है, जब ये वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। अब ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, इनको इजिली डिसॉल्व कर लेते हैं। किसको, वीक एसिड या वीक बेस को इजिली डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक। फिर इन टाइट्रेशंस को हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे फॉर टाइट्रेटिंग वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक। तो जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उसको हम कैसे सॉल्युबलाइज करके कर रहे हैं, उनको हम सॉल्युबलाइज कर रहे हैं इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, फिर उसका टाइट्रेशन लगा रहे हैं, ठीक। आज हम कन्वेंशनल मेथड से एसिड बेस टाइट्रेशन के इनको कंपेयर करते हैं, मतलब एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री से जब कंपेयर करते हैं तो स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन जो होती है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन की किसी भी तरीके से कम नहीं है। अब प्रोसीजर क्या करता है, इसके लिए अपरेटस भी सेम चाहिए, सारा सेटअप सेम चाहिए बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस ये है दोनों के बीच में कि एक में हम सॉल्वेंट सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, दूसरे में हम सॉल्वेंट सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें वाटर नहीं है। तो ये टाइट्रेशंस वो है जिनमें हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसकी, ये देख लीजिए। ये क्या करता है, रेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करता है। अब भाई अभी तक वाटर सॉल्युबल में हम क्या कर रहे थे, देखो वाटर सॉल्युबल में हमारे साथ दिक्कत ये आ रही थी कि हमने उसको जब यूज किया, जब हमने वाटर सॉल्युबल में मतलब कर रहे थे, इसको टाइट्रेशन करा रहे थे, तो कुछ वीक एसिड या वीक बेस आए। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, देखो एसिटिक एसिड क्या कर रहा था, ये वीक एसिड है, प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो रहा था। अब हमने इसको क्या किया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करके डिसॉल्व कराया। अब जो नॉन एक्वस का यूज किया हमने, तो ये बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उससे क्या हुआ, टाइट्रेशन भी ज्यादा हो गया वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का। मतलब अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करके कंपैरेटिवली क्या हुआ, जो टाइट्रेशन रेट था वो ज्यादा हो गया, टाइट्रेशन का जो रेट था वो बढ़ गया, ठीक। दूसरा क्या है, इसका रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहां जहां पे ये अप्लाई किया जा सकता है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर उन सब्सटेंसेस का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं जो एक्वस मीडिया में डिटरमाइन नहीं किए जा सकते, ठीक। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें देखिए, सबसे पहले भी हमने एसिड बेस में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से क्या था, जब हम एक्वस टाइट्रेशन करते हैं तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, लॉरी ब्रोंस्टेड ने बताया था। तो इन्होंने तो ये बताया। इसके बाद क्या है कि जब कोई एसिड HA डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट होने पे ये क्या करता है, एक प्रोटॉन निकालता है और एक बेस निकालता है। इसी बेस को हम और क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। तो एसिड जब डिसोसिएट होता है तो वो क्या करता है, एक प्रोटॉन निकालता है और साथ ही में एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्या बताती है कि एसिड के बारे में, कि एसिड के पास क्या होना चाहिए, एन एसिड कुड आइदर बी एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एन नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन। मतलब एक एसिड वो कंपाउंड भी हो सकता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, या फिर वो भी हो सकता है जिसके पास एक नेगेटिव
चार्ज है या फिर एक पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन है, ठीक है। देन बेस की बात करते हैं। बेस क्या है? बेस कुड बी आइदर एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। एनाइन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। वहीं पे यहाँ पर क्या है? एसिडिक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, न्यूट्रल पार्टिकल भी है और एसिडिक पार्टिकल भी है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ऑर्गेनिक एसिड और जो बेसिस होते हैं वो क्या है? जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वीक होते हैं और ये एनालाइज नहीं किया जा सकते कन्वेंशनल मेथड से, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन से हम इनको एनालाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं, जो कि किस पे रिलाई करता है? प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें हम सैंपल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लेशियल एसिटिक एसिड का देखो। ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सोनियमाइन बनाता है लो कंसेंट्रेशन में। इसी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हाई कंसेंट्रेशन कैसे पा सकते हैं? बाय यूजिंग ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो हम क्या, जब हम ये करेंगे तो हमें ऑक्सोनियमाइन जो बन रहा है उसकी क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल किसका? नॉन एक्वस टाइट्रेशंस का, जो कि बेस्ड है किस पे? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी थ्योरी पे। थ्योरी में क्या है कि अगर वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर एक वीक एसिड भी है और एक वीक बेस भी है, ठीक। अब एसिडिटी जो होती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सबसे ज्यादा किसकी होती है? पर क्लोरिक एसिड की होती है, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड की होती है, देन H2SO4 HCl एंड देन HNO3 की होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? HClO4 या फिर परक्लोरिक एसिड। अब HCl इन वाटर, अब जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में होता है। वहीं HCl को एसिटिक एसिड में डालते हैं तो वो क्या कर रहा है? वो वीकली एसिडिक होता है, ठीक। ऐसे ही एसिटिक एसिड को वाटर में डालो तो वीकली एसिडिक, और अगर एसिटिक एसिड को अमोनिया में डालो तो वो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है, ठीक है। देन इसके आगे बात करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की, कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्वेंट जिनको हमने किससे बनाया है? विदाउट यूज ऑफ वाटर से बनाया, मतलब इसमें हमने किसी भी एक्वस फेज का यूज नहीं किया है, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हो जाते हैं। अब ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये सॉल्यूट से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब आइदर एसिडिक होना चाहिए या तो बेसिक। जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं या तो वो खुद एसिडिक है या वो खुद बेसिक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कांस्टेंट ऑफ ऑटो प्रोटियोलिसिस ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब जो ऑटो प्रोटियोलिसिस है, प्रोटॉन जनरेशन का प्रोसेस है, प्रोटॉन फिजन का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट रेट पे होते रहना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर अच्छा होगा तो हमारा प्रोटॉन्स उतने ही अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला होता है डिसोसिएटिंग, दूसरा होता है नॉन डिसोसिएटिंग। डिसोसिएटिंग सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो H प्लस और O माइनस या फिर प्लस और माइनस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम डिसोसिएटिंग सॉल्वेंट्स का नाम देते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको मीडियम में डालते हैं तो ये क्या करता है? प्लस और माइनस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक डिसोसिएटिंग सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। वहीं पे नॉन डिसोसिएटिंग सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। नॉन डिसोसिएटिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सॉल्वेंट हैं इनको हम ज्यादातर डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक। क्यों? बिकॉज ये डिसोसिएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। अब कैसे? देखो ये ए बी हमने लिया, ए बी में यहाँ पे क्या चांस है? ये डिसोसिएट हो भी गए और नहीं भी हो गए। जब हो गए नहीं हो गए वाला केस है तो इनका डिटेक्शन पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होता इन सॉल्वेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है? नेक्स्ट है एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन डोनर प्रॉपर्टीज, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक एंड एम्फीप्रोटिक। 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब ए मतलब, जैसे अगर हम किसी एप्रोटिक का मतलब कहते हैं जिसमें प्रोटॉन नहीं रिलीज होता, मतलब जो प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर सकते वो क्या है? एप्रोटिक है। दीज सॉल्वेंट्स आर केमिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है, इनर्ट है, तो ये क्या है? ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करेंगे। इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे कि टाउलिन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो जो प्रोटॉन लविंग सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। इनके पास प्रोटॉन्स के लिए एफिनिटी बहुत ही ज्यादा होती है। एग्जांपल क्या हो जाते हैं? ये एसिड्स क्या शो करते हैं? लेवलिंग फिनोमिना भी शो करते हैं, ठीक है।
देन प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये सॉल्वेंट हमेशा एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं और इनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की एफिशिएंसी होती है। इनकी जो एफिनिटी है वो किस तरफ है, प्रोटॉन डोनेट करने की तरफ। उसकी कितनी थी, किस तरफ थी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की तरफ। प्रोटोफिलिक में इसमें क्या है, प्रोटॉन डोनेट करने की तरफ इसकी ज्यादा एफिनिटी है। अब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन को डोनेट करने की एफिनिटी ज्यादा रखते हैं एज इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एक्सेप्शन के, ठीक है। देन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है और फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एम्फीप्रोटिक, मतलब ये फ्रीली आयनाइज भी हो जाते हैं और एबिलिटी रखते हैं किसके, डोनेट करने की एज वेल एज एक्सेप्ट करने की प्रोटॉन्स के। तो ये क्या थे, 4 टाइप के सॉल्वेंट्स थे जो हमारे जनरली यूज होते हैं किसमें, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। अच्छा, सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, सॉल्वेंट की रोल बात करें तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या हाईलाइट करती है कि जो सॉल्वेंट है उनका फंक्शनल इंपॉर्टेंस होता है डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस में, मतलब एसिड एंड बेस में जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो उसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस है। देन ब्रॉन्स्टेड ये भी कहते हैं कि जब कोई प्रोटॉन डोनेटिंग सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग सब्सटेंस, तो प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है उसे हम बेस कहते हैं, मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एसिड HB है, ठीक, उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये जो एसिड 1 है ये HB S के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां देखिए ये S क्या कर रहा है, इसका ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है और बेस यहाँ पे बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या बना, ये जो एसिड बना, एसिड 2 बना, ये क्या है भाई, एसिड 1 से एसिड 2 बना, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि क्या इंपॉर्टेंस रहता है सॉल्वेंट्स का नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। सबसे ज्यादा जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, एसिटोनाइट्राइल है, देन परक्लोरिक एसिड है, और भी कई सारे सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं एज नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, जैसे अल्कोहल, डाइऑक्सिन और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक। जैसे अल्कोहल्स का यूज कर रहे हैं तो फैटी एसिड्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्लाइकॉल अल्कोहल मिक्सचर्स का यूज करके कर सकते हैं, या फिर ग्लाइकॉल और हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स का यूज करके कर सकते हैं, या ऐसे ही इथाइलिन ग्लाइकॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इनके मिक्सचर्स का यूज करके भी हम फैटी एसिड्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब इसी में देखिए एक और एग्जांपल है डाइथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, ये भी क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक एजेंट है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, किसके लिए यूज होता है, बेंजोइक एसिड के और एमाइड के टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसका जो शार्पनेस है, मतलब एक शार्प एंड पॉइंट नहीं देता, एक रेंज देता है, एक शार्प एंड पॉइंट नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की एडवांटेज क्या है ओवर एक्वस टाइट्रेशन। तो यहां देखिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में जो एसिड एंड बेस है, एसिड एंड बेस ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, ये क्या करते हैं, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ज्यादा जल्दी सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, मतलब जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स ही होते हैं और ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं, तो वो इसमें ज्यादा जल्दी सोल्यूबलाइज हो जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एज कंपेयर टू एक्वस सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, टाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और बेस इज नॉट इजी, ऑर्गेनिक एसिड और बेस का टाइट्रेशन इजी नहीं है, क्यों, बिकॉज दो वो क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, इसलिए हम इसका टाइट्रेशन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक। वहीं पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा एसिड्स को भी डिसॉल्व कर सकते हैं जो मिक्सचर में प्रेजेंट है। देन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल इंडिकेटर, अगर हम सुटेबल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो कि सिलेक्टिवली हमें रिजल्ट दे, हम टाइट्रेशन भी सिलेक्टिव कर पाएंगे। मतलब अगर हमारे कंपोनेंट में, हमारे सैंपल में कोई 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है और हम कोई ऐसा इंडिकेटर यूज कर ले रहे हैं जो हमें सिलेक्टिव रिजल्ट देगा कि एक एंड पॉइंट आया तो वो कलर शो किया, देन अगले एंड पॉइंट पे वो अलग कलर शो करेगा, तो हम इसमें सिलेक्टिव टाइट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये सिंपल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं देन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। किसका कर सकते हैं, देखिए कोडीन फॉस्फेट का कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन का कर सकते हैं, टेट्रामाइसिन, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स और पाइपराजिन प्रिपरेशन, इन सबका हम टाइट्रेशन इसमें कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है, देखिए 2 प्रोसेस आपने पढ़े थे उसमें, किसमें, एक्वस टाइट्रेशन में, कैसे, एसिडिमेट्री नॉन एक्वस टाइट्रेशन और एल्कलीमेट्री, उसमें हमने इसको पढ़ा था कहां पे, एक्वस टाइट्रेशन में। अब देखिए एसिडिमेट्री में क्या होता है
टाइट्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। इसमें किसका टाइट्रेशन होता है? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में। और हैलोजन एसिड्स और सॉल्ट ऑफ बेसिस, इनका टाइट्रेशन हम इसमें कर सकते हैं। वहीं एल्कलीमेट्री की बात करें तो एल्कलीमेट्री में हम टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस परफॉर्म करते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस का टाइट्रेशन करते हैं। जैसे यहां देखिए एसिडीमेट्री की बात कर रहे हैं तो वीक, ये किस लिए यूज होता है? वीक बेस को टाइट्रेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स का, फॉर एग्जांपल किसका ले लिया? मिथाइल डोपा। तो अब यहाँ पर रिएक्शन जब करा रहे हैं प्राइमरी अमीन की किसके साथ? परक्लोरिक एसिड के साथ में। देखिए यहाँ पे प्राइमरी अमीन है, ये परक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे HClO4 होगा, ठीक। ये देखो क्या बना रहा है? एक आयन बना रहा है और ये परक्लोरेट आयन बना रहा है, अमोनियम आयन और परक्लोरेट आयन बना रहा है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन जब कराया मिथाइल डोपा और परक्लोरिक एसिड के बीच में तो वो कुछ ऐसे आया हमारे पास, ठीक। अच्छा, प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर क्या है इसका? 0.2 ग्राम मिथाइल डोपा को हम वे कर रहे हैं, उसको 15 ml एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर उसमें 30 ml ऑक्सेन और 30 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मिक्सचर हम बना के यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट सिस्टम। क्या? फॉर्मिक एसिड, ऑक्सेन और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं एज अ इंडिकेटर। अब यहाँ पे क्या है? 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में एक ब्लैंक टाइट्रेशन भी करा रहे हैं, जो कि किस लिए यूजफुल है? करेक्शन बनाने के लिए यूजफुल है, ठीक है। अब टाइट्रेशन किसका? टाइट्रेशन ऑफ हैलोजन एसिड, सॉल्ट और बेसिस, जिसमें हम एमीट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या है? एक हैलाइड कंटेनिंग ड्रग है। इसमें हैलाइड आयंस जो होते हैं जनरली वीक बेस होते हैं, ठीक। देयरफॉर वो क्या करते हैं? क्वांटिटेटिवली किसके साथ रिएक्ट नहीं करते? एसिटस परक्लोराइड के साथ में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मर्क्यूरिक एसिटेट, क्या? मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड करते हैं हैलाइड सॉल्ट में, जिससे हैलाइड आयन रिप्लेस होता है किससे? एसिटेट आयन से। और एसिटेट आयन किस तरह फंक्शन करता है? फिर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इसका प्रोसीजर देखिए क्या है। इसमें क्या हो रहा है? 1 ग्राम हम ले रहे हैं एमीट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, फिर उसको 50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर नीड है तो सॉल्यूशन को हम थोड़ा हीट करते हैं और फिर कूल कर लेते हैं। अब कूल सॉल्यूशन में हम मर्क्यूरिक एसिटेट दे रहे हैं। क्यों? ये मर्क्यूरिक एसिटेट किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोक्लोराइड को रिप्लेस करेगा। फिर जो सॉल्यूशन है उसमें हम 2 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट की ऐड कर रहे हैं। क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करने के बाद हम उसको 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड से टाइट्रेट कर रहे हैं। कब तक? जब तक इसमें ग्रीन कलर अपीयर नहीं हो जाता एज एन एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये था क्या? ये हमारा प्रोसीजर था एमीट्रिप्टाइलिन के लिए। अब एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में आते हैं। एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में हम किसका टाइट्रेशन कर रहे हैं? जनरली वीकली एसिडिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स का टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक। कैसे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करके। और ये क्या करते हैं? ये एक बहुत ही शार्प एंड पॉइंट देते हैं। अब एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एनहाइड्राइड्स हैं, एसिड, अमीनो एसिड, एसिड हैलाइड, इनॉल्स, ज़ैंथीन, सल्फोनामाइड और अदर कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? ये क्या करते हैं? ये हम इसमें यूज करते हैं, इसमें एल्कलीमेट्री में, ठीक। अब प्रिपरेशन कैसे? यहाँ पे पोटेशियम मेथॉक्साइड इन टाउलिन मिथेनॉल। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं? पोटेशियम मेथॉक्साइड का इन टाउलिन मिथेनॉल, ठीक। कैसे? हम क्या कर रहे हैं? 40 ml मेथेनॉल ले रहे हैं, 50 ml ड्राई टाउलिन ले रहे हैं, इसको एक ड्राई फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं और लूजली कवर कर दे रहे हैं। फिर इस मिक्सचर में हम कुछ पीस मेटल के, कौन से मेटल? पोटेशियम मेटल के ऐड कर रहे हैं और फिर स्लो शेकिंग दे रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब इसको मतलब मेटल डिसॉल्व हो जाएगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट मेथनॉल ऐड करते हैं, जिसे हमें क्लियर सॉल्यूशन देता है। तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल ऐड होना, मतलब बहुत कम वॉल्यूम मिथेनॉल का ऐड होना चाहिए, एक कलर मतलब क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए जिससे। फिर 50 ml टाउलिन ऐड करते हैं जो कि और कंटिन्यूअस शेक करते हैं जिससे कि सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, जो कि क्लियर सॉल्यूशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? क्लाउडी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इस प्रोसेस में क्या है? ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। कैसे? मिथेनॉल और बेंजीन को ऐड करके और वॉल्यूम हम बनाते हैं कितना? 1 लीटर तक का वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक। ऐसे ही फिर हम सोडियम मेथॉक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक। उसको आप बुक में पढ़िएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। जो इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, देखिए वहां पे हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे थे तो वो भी मैंने बताया था, वो भी 3 थ्योरी पे काम कर रहे थे, ये भी 3 थ्योरी पे काम करते हैं। इसमें जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो है जनरली क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट में हम जो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं क्रिस्टल वॉयलेट का 0.5% वेट बाय वॉल्यूम यूजिंग ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको भी हम किस में बना रहे हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड में बना रहे हैं। जो कलर चेंज का सीक्वेंस होता है, मतलब जब पायरिडीन को हम परक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये शुरू होता है वॉयलेट से,
ब्लू तक, फिर ग्रीन से फाइनली ग्रीनिश येलो कलर ये एंड पॉइंट की तरह देता है। ये कौन सा इंडिकेटर है हमारा? क्रिस्टल वायलेट है। देन ऐसे ही मिथाइल रेड है, फिर नेप्थॉल बेंजीन है। मिथाइल रेड क्या कर रहा है? 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। मिथाइल रेड का हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजिंग डाइऑक्सिन। एंड पॉइंट कलर में जो एंड पॉइंट रेंज मिलती है वो हमें येलो से रेड के बीच में मिलती है। देन नेप्थॉल बेंजीन है। नेप्थॉल बेंजीन में क्या हो रहा है? हम नेप्थॉल बेंजीन का सॉल्यूशन बना रहे हैं 0.2% इस एसिटिक एसिड में, ठीक है। और एंड पॉइंट क्या है? येलो टू ग्रीन। ऐसे ही हम क्या करते हैं फिर? क्विनालिडीन रेड यूज करते हैं और थाइमोल ब्लू भी यूज करते हैं, ठीक है। देन इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस में क्या है? परसेंटेज प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाई एस से। हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? बाई एस से करके, ठीक है। ऐसे मतलब बताया कि जो टेस्ट हम लगाते हैं उसके थ्रू। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन एक्सप्रेशन, कंसेंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं। फिर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन, ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर इन सॉल्युबल है या जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, तो वो हम उनको भी हम इनसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बेसिक ड्रग्स हैं जैसे फिनोबार्बिटॉन है, डायरेटिक्स है, स्टेरॉइड्स है, इनका भी हम क्या कर सकते हैं? इससे डिटर्मिनेशन आराम से कर सकते हैं। देन अगला है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इन ड्रग्स का भी हम इससे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देन लास्ट इसमें आता है एस्टिमेशन किसका? एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का। ये पढ़ लेना, ये 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट है। एफेड्रीन क्लोराइड में क्या होता है? देखो, हम इसके प्रोसीजर पे आते हैं। हम क्या करते हैं? 0.5 ग्राम एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं, जिसको हम 25 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 10 ml मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं और उसको शेक करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर टाइट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं विद 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड से यूजिंग क्रिस्टल वायलेट एज एन इंडिकेटर। क्या किया हमने? टाइट्रेशन परफॉर्म किया 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड यूज करके यूजिंग क्रिस्टल वायलेट एज एन इंडिकेटर। अब यहाँ कलर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो वायलेट ब्लू से एमराल्ड ग्रीन में चेंज हो जाएगा एट एंड पॉइंट। अब इसी के साथ में हम एक ब्लैंक टाइट्रेशन भी परफॉर्म करते हैं, जिससे वॉल्यूम क्या होती है, जिसमें हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता चल जाती है। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन करेंगे। देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं? जो वॉल्यूम हमने पर क्लोरिक एसिड का यूज किया है, नॉर्मेलिटी और जो आईपी फैक्टर है इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू जो भी हमने कंसंट्रेशन लिया था, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? इसका मोलर कंसंट्रेशन या परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमको इस टाइम पे? प्रिकॉशंस है कि हम जो भी ग्लासवेयर यूज करें, अपरेटस यूज करें, वो कैसा होना चाहिए? ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट केयरफुली हैंडल होने चाहिए, बिकॉज ये क्या करते हैं? ये एक्वस सॉल्वेंट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं, और अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़ सकते हैं। तो ये पूरा था आपका यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में इतने ही टॉपिक्स थे। अब आगे हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आपको अलग अलग और टाइट्रेशन के मेथड्स पढ़ने हैं, वो आप इसमें आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, बुक रिवीजन की सीरीज हम कैरी ऑन आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अब अपने अगले टॉपिक पे आएंगे, यूनिट 3 पे, जो कि हमारा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। इसके अलावा आपको इसमें 2 और टाइप के टाइट्रेशंस पढ़ने हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी जो आपको पढ़ना है वो पहला है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एनालिसिस सेम 1 के लिए। इसमें से 3 मेथड्स है इसमें, मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड एंड फैजान मेथड। ये तीनों में से एक ना एक या फिर 2 जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें मोहर्स एंड वोलार्ड आर द मेन, जो कि बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, चाहे हम AKTU की बात करें, चाहे आउटसाइड यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर जगह पे ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि आप इसको स्किप ना करें, जिससे आपके मार्क्स कहीं पे कटे ना। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या कह रहा है? प्रेसिपिटेशन, तो उससे पहले जानिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, अगर प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है तो वो डिसॉल्व रहेगा, लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो क्या करता है? वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट, अगर वो सॉलिड है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो सॉलिड मटेरियल आया उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसे ही
अगर आप एक रिएक्शन से समझें, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो ये दे रखी है NaCl और AgNO3 की, तो यहाँ पर AgCl क्या है, प्रेसिपिटेट है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये नीचे सेटल डाउन हो रहा है और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हमारा एक ऐसा टाइप का वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे टाइट्रेशन के टाइम पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन हम कब करते हैं, हमें कब पता चलता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जब जब फर्दर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, जब फर्दर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता और जो अगली ड्रॉप होगी सिल्वर नाइट्रेट की, वो क्या करेगी, वो क्लोराइड के साथ नहीं करेगी, और ये क्लोराइड आयन जो फ्री होगा ये क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस कर देगा। तब हम समझेंगे कि हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। सो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है? एक ऐसा टाइट्रेशन मेथड जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से हमारा जो एंड पॉइंट आ रहा है उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं इसमें जनरली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते रिडॉक्स और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की तरह। ठीक है, जो रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, वो क्या करती है, उससे हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड का, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक वर्किंग है किसकी, इस टाइट्रेशन मेथड की। अब देखिए प्रेसिपिटेशन मैंने बताया क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, जिसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल नीचे डिपॉजिट होता है एज अ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनसाइड अनदर सॉलिड और अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय डिफ्यूजन इन अ सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, या तो सॉलिड के अंदर कोई सॉलिड बन रहा है, या फिर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें कोई सॉलिड बन रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड इन लिक्विड का केस है, लिक्विड लिक्विड का केस है, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपरनेट आ जाएगा, जिसको हम एज अ प्रेसिपिटेट रेफर करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर सॉलिड इन सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड के अंदर कोई प्रेसिपिटेट हो रहा है, फिर सॉलिड के अंदर कोई सॉलिड जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, तो वो क्या बनाएगा, पेलेट बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस, जिसमें या तो हमारा क्या होगा, सुपरनेट फॉर्म होगा, या फिर प्रेसिपिटेट, या फिर पेलेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या था, प्रेसिपिटेशन के बारे में था। अब आप देखिए प्रेसिपिटेशन में और क्या होता है। प्रेसिपिटेशन में बेसिकली आपके 3 मेथड्स होते हैं इस टाइट्रेशन में। इस टाइट्रेशन के लिए आपको 3 मेथड्स फॉलो करने हैं, एक मोर्स मेथड, दूसरा फेजान मेथड एंड तीसरा वोलार्ड मेथड। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आयनिक स्पीसीज इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आयनिक स्पीसीज के संपर्क में आके क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन जो होता है, इसमें हम इसका टाइट्रेशन में कैसे यूज करते हैं, देखो जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कैसे इंडिकेट होती है, प्रेसिपिटेट के बनने पे। ठीक है, अब जब प्रेसिपिटेट बन गया तो हमारी रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हो गई। ठीक, तो अब रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चला प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, भाई हम तो ऐड करते जा रहे हैं, वहां प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, कोई इंडिकेशन नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करेंगे। वो इंडिकेटर क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा जो रिएक्टेंट या फिर एक्स्ट्रा जो टाइट्रेंट आएगा उसको अपने अंदर जैसे ही डिसॉल्व करेगा तो एक कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो उस कलर के प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पर क्या होगा, एक एंड पॉइंट आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इसकी थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी में क्या है, इसने क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन इन विच क्लोराइड आयन एंड सिल्वर नाइट्रेट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फर्दर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विल अफेक्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। मतलब पहले तो जब सिल्वर क्लोराइड जो सिल्वर क्लोराइड है, जो इसमें जो क्लोराइड आयन है, जब वो ऐड किया जाएगा तो पहले तो मतलब सिल्वर नाइट्रेट जब इसमें ऐड किया जाएगा AgNO3 NaCl के साथ में, तो ये क्या बना रहा है, ये AgCl बना रहा है। लेकिन जब ये एक्सेस हो जाएगा, जब ये फर्दर और ऐड होता रहेगा, तो इसके आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा जो AgCl का फॉर्मेशन है, इसका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, वो कैसा हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी पूरी मतलब प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगी। अब स्लो हो जाएगी, इसके 2 केस हैं, या तो सारे रिएक्टेंट आयंस जो है वो कंज्यूम हो गए हैं, या फिर रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन आयन कंज्यूम हो जाते हैं, तब ये कंडीशन आती है। ठीक है, अब क्रोमेट आयन हम इसमें यूज करते हैं। क्रोमेट आयन क्यों यूज करते हैं, किसके लिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट, किसके लिए, सिल्वर क्रोमेट के प्रेसिपिटेशन के लिए। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है जो हमें AgCl और सिल्वर क्रोमेट का
क्या बताता है, इक्विवेलेंस पॉइंट बताता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम आते हैं इसके मेन टॉपिक्स पे जो कि हमें पढ़ने हैं। उसमें हमारे सबसे पहले टॉपिक क्या है, हमारे जो पहले टॉपिक्स में आता है वो है इसके मेथड्स। मेथड्स में हम डायरेक्ट आते हैं, वो है मोर्स मेथड एंड, चलिए इसके पहले इंडिकेटर्स देख लेते हैं, मेथड्स हम बाद में देखेंगे, पहले इंडिकेटर्स देख लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इंडिकेटर्स हम कौन से यूज करते हैं, पहला एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, जो वीक ऑर्गेन कल मैंने बताया था, वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेसिस जो आयनाइज हो जाते हैं, अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आके, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो इस जो टॉप हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसके लिए जो हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं वो क्या है, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, ये सर्टेन ऑर्गेनिक डाइज होती हैं जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाती हैं कोलाइडल प्रेसिपिटेट्स पे। प्रेसिपिटेट्स पे क्या होती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। एड्सॉर्ब मतलब उनकी सरफेस पे अधेर हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, अब इस एड्सॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट ज्यादा प्रायोरिटी में आ जाता है। ठीक, और इंडिकेटर ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है किसके बाद में, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। ठीक, अब कुछ केसेस में जो डाई होती है वो क्या करती है, सडन चेंज शो करती है एंड पॉइंट में, जिससे प्रेसिपिटेशन, जैसे कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। ठीक, मतलब जब ये एब्सॉर्ब हुई उसके बाद में ये क्या करता है, एज एन इंडिकेटर एक्ट करता है किसमें, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, देखिए क्लोराइड आयन जो है वो येलोइश ग्रीन हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एन इंडिकेटर। जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन सॉल्यूशन है, वो क्या होता है, येलोइश ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है जब हम उसमें कोई इंडिकेटर यूज कर देते हैं। जैसे सोडियम फ्लोरोसिनेट जो है वो आयनाइज होके क्या बनाता है, सोडियम बनाता है और फ्लोरोसिनेट आयन देता है। तो फ्लोरोसिनेट आयन जब देता है वो क्या करता है, इसको येलो कलर इंपार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक इंडिकेटर, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर के बारे में। ठीक, इसके अलावा हम कौन कौन से और इंडिकेटर्स यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लोरोसिन इंडिकेटर्स यूज होते हैं। इसमें एंड पॉइंट कैसे आता है, इसमें हम येलो ग्रीन कलर से पिंक कलर में क्या देखते हैं, एंड पॉइंट देखते हैं। मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो येलो ग्रीन से पिंक कलर के बीच में हमें एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से आइंस के लिए यूज होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सिल्वर के लिए। ठीक है, देन कौन सी कंडीशंस चाहिए, न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक कंडीशंस चाहिए। सेम डाइक्लोरोफ्लोरोसिन है, ये भी क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोराइड, ब्रोमाइड और सिल्वर आयंस के लिए यूज होता है। इसमें येलो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है इंडिकेटर। ठीक, इसकी ये पीएच रेंज 4.4 to 7 के बीच में काम आता है। देन टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इयोसिन कहते हैं। ये इन कंपाउंड्स के लिए ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सिल्वर के लिए हमारे पास यूज किया जाता है। इसमें पिंक कलर से रेड वायलेट कलर में इंडिकेटर चेंज हो जाता है। ठीक है, देन ऐसे टार्ट्राजीन है। देन और भी कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। उसमें कौन कौन से हैं, पहला है डाइफेनाइल अमीन। कौन सा है, डाइफेनाइल अमीन। डाइफेनाइल अमीन क्या है, ये एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। कैसे, विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड, किसके साथ में, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ में। ठीक, तो ये इंडिकेटर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन के मेथड्स। प्रेसिपिटेशन मेथड्स, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। किस नाम से, आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्यों आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सिल्वर हमेशा इन्वॉल्व होता है। जो हमारा सिल्वर है, एजी है, वो क्या करता है, वो इन टाइट्रेशंस में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हम इसको और क्या कहते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम मेथड्स देखते हैं। मेथड्स मैंने बताया कि 3 होते हैं, एक मोर्स मेथड, दूसरा वोलार्ड, तीसरा मॉडिफाइड वोलार्ड है, और फिर फजान्स मेथड है। तो ये 3 मेथड्स आपको मेनली पढ़ने हैं। ये इसका ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ये बहुत ही सिमिलर है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मोर्स मेथड। मोर्स मेथड में क्या है, मोर्स मेथड को किसने दिया था, मोर्स मेथड को दिया था कार्ल फ्रेडरिक मोर ने। किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक मोर में। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट को हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, जो कि एंड पॉइंट पे क्या करता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिल्वर क्रोमेट। किसकी वजह से, सिल्वर क्रोमेट के प्रेजेंस की वजह से ये क्या करता है, रेड कलर शो करता है जब सारे आइंस, क्लोराइड आइंस क्या हो चुके होते हैं, रिएक्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थ्योरी है। थ्योरी में आपको क्या करना है, बस इसका प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ना है। पहले सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, फिर हम देखेंगे टाइट्रेशन में क्या होता है। इसकी कैलकुलेशन दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं फिर टॉपिक हम। देखिए मोहर्स मेथड में एंड पॉइंट को हम डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं। In Mohr's method, the end point is detected when a colored precipitate of chloride और bromide ion is formed. कब, जब एक कलर्ड प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है, किसका, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयन का। अब एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जब हम लेते हैं क्लोराइड आयन का, उसको टाइट्रेट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में,
किसकी किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट इंडिकेटर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होगा और जब एंड पॉइंट आएगा तो क्रोमेट आयन क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा सिल्वर आयंस के साथ में। ठीक, सिल्वर आयंस के साथ कंबाइन करने के बाद में ये एंड पॉइंट देगा जिससे हमें एक रेड कलर सॉल्यूशन मिलेगा जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सिल्वर क्रोमेट का होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप इसको अगर एक रिएक्शन से समझे तो पहले क्या हो रहा था, AgNO3 जो था, AgNO3 और साथ में जो NaCl था, AgNO3 और NaCl ये क्या कर रहे थे, ये AgCl बना रहे थे, सिल्वर क्लोराइड बना रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब जब सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन के एटम्स, आयंस क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, तो अब यहाँ पर क्या है, और क्रोमेट आयन है, क्या है, CrO4 माइनस आयन है। ठीक है, मतलब अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे बचा CrO4 माइनस। ठीक है, अब ये सिल्वर क्या करेगा, Ag प्लस जो है ये फ्री तो रह नहीं सकता, ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाया जाएगा, Ag2CrO4 बना देगा। तो ये Ag2CrO4 बनने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये Ag2CrO4 पोटेशियम सिल्वर क्रोमेट का मॉलिक्यूल बनाया, कंपाउंड बनाया, जो कि हमें रेड कलर फॉर्म करके देगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिएक्शन जो टाइट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और ये टाइट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने का एंड पॉइंट है। ठीक है, अब हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1.2 ग्राम NaCl लेंगे या फिर 1.6 ग्राम KCl लेंगे। NaCl या KCl दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सारी जो हम टाइट्रेशंस करेंगे इसकी प्रिपरेशन हम किसमें करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करेंगे। ठीक है, हमने 1.2 ग्राम NaCl या 1.6 ग्राम क्या ले लिया, KCl ले लिया, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया 250 ml वाटर फ्लास्क में लेके, उसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। फिर उसमें हम 50 ml, उसमें से 50 ml निकालते हैं जो सॉल्यूशन बना। ठीक है, और उसको पिपेट आउट करके एक क्लीन 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं, जिसमें हम 2 ml 0.1 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट इंडिकेटर ऐड करते हैं। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने 1.2 ग्राम NaCl लिया, 1.2 ग्राम NaCl लिया। NaCl लेने के बाद में हमने इसको 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया। ठीक है, 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से 50 ml निकालेंगे। ठीक, और 50 ml को क्या करेंगे, फिर किस में रख देंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क में। अब कॉनिकल फ्लास्क में रखने के बाद में हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 ml इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, 0.1 मोलर किसका, पोटेशियम क्रोमेट का। ठीक है, K2CrO4 का, पोटेशियम क्रोमेट का हमने यहाँ पर क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर कह रहे हैं। ठीक, अब हम ब्यूरेट में क्या करेंगे, जो ये ब्यूरेट होती है हमारी, ब्यूरेट में हम क्या कर रहे हैं, ब्यूरेट में हम भर दे रहे हैं इसको, जो भी हमारा सॉल्यूशन है AgNO3 का, उसको हम इसमें फिल कर दे रहे हैं। तो अब इस ब्यूरेट में AgNO3 है, नीचे हम क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में हम NaCl ले लेते हैं, जो हमने सॉल्यूशन बनाया NaCl का वो ले लेते हैं, और इसी में क्या है हमारे पास, पोटेशियम क्रोमेट है, K2CrO4 है। ठीक, K2CrO4 है इसी में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो टाइट्रेशन स्टार्ट करने में पहले हमारे पास क्या बन के आएगा, AgCl बन के आएगा, जिसके हमें प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। ये क्या है, AgCl का प्रेसिपिटेट है जो कि नीचे सेटल डाउन हो रहा है। ठीक, अब AgCl का प्रेसिपिटेट बनने के बाद में कौन से कलर का हमारे पास आ रहा है, रेड कलर का। यहाँ पे जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा, रेड कलर आ जाएगा। तो रेड कलर आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर आने की वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा क्या हुआ है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सारे क्लोराइड आयन कंज्यूम हो गए और क्लोराइड आयन कंज्यूम होने के बाद में यहाँ पर जो लास्ट प्रोसेस था, जो हमारा इंडिकेटर था, अब उसकी रिएक्शन शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद में ये तो पूरा प्रोसेस मैंने एक समरी बता दिया आपको। इसके बाद यहाँ पर इस रिएक्शन के बाद में लम्प्स बनते हैं। लम्प्स बनने के बाद में CrO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करता है, जो कि रेड कलर देता है सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बना के। ठीक है, तो ये क्या था, ये था मोहर्स मेथड में प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन था। अब हमें आगे क्या देखना है, आगे हम देखते हैं इसमें एप्लीकेशंस क्या है मोहर्स मेथड की। मोहर्स मेथड हमारा किसमें किसमें यूज हो सकता है, एक तो क्लोराइड की प्रिपरेशन में यूज हो, क्लोराइड के टेस्ट के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हमें क्लोराइड की कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देन ब्रोमाइड का, देन थायोसाइनेट्स का, ये तीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ये मोहर्स मेथड यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड थायोसाइनाइड। जब ब्रोमाइड का करते हैं तो हम यहाँ पे इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं, इओसिन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इओसिन यूज कर रहे हैं।
अब हम क्या देखते हैं, हम अगले मेथड पे आते हैं, वोलार्ड्स मेथड में। वोलार्ड मेथड में क्या है, वोलार्ड मेथड को किसने दिया था, वोलार्ड मेथड को देने वाले थे जैकब वोलार्ड। और ये क्या है, एक टाइप का बैक टाइट्रेशन है। बैक टाइट्रेशन का मतलब होता है हम पहले टाइट्रेट करते हैं, फिर जो हमारा टाइट्रेंट आया है उसी का सॉल्यूशन बना के, जो हमारा टाइट्रेंड आया है उसी का सॉल्यूशन बना के हम फिर से दोबारा उससे टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, अब इस मेथड में देखो क्या है, सॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड मिलता है। कौन सा, सॉल्युबल कलर्ड कंपाउंड मिलता है एंड पॉइंट में। थायोसाइनेट को हम यूज करते हैं किस लिए, टाइट्रेट करने के लिए सिल्वर आयन को। किस लिए, टाइट्रेट करने के लिए सिल्वर आयन को। उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, उसमें हम NaCl यूज कर रहे थे और साथ में क्या यूज कर रहे थे, AgNO3 यूज कर रहे थे। अब यहां पर क्या होगा, हम फेरिक आयन को एज एन इंडिकेटर लेंगे। ठीक है, इनिशियल में क्या होगा, हमें सिल्वर थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, सिल्वर थायोसाइनेट का, जब इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब एक्सेस जब थायोसाइनेट ऐड करेंगे तो फेरिक आयरन हमने यूज किया है वो इस थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, फेरिक थायोसाइनेट बनाएगा, जिससे हमें एक रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एरर आने के चांसेस भी हैं। एरर कैसे हो सकता है, अगर हम एक प्रीमेच्योर एंड पॉइंट हमें मिल सकता है, मतलब पहले ही रिएक्शन हमारे पास कलर पहले ही आ रहा है, मतलब जो कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेडिश ब्राउन कलर, वो पहले ही आ जा रहा है, तो एक प्रीमेच्योर एंड पॉइंट हमें मिल सकता है। देन दूसरा क्या है, दो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की वजह से हमें रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पता करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब वोलार्ड मेथड में देखिए इसका एप्लीकेशंस कहां कहां पर है, वही क्लोराइड में है, थायोसाइनेट्स में है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको और जो देखना है, इसका प्रोसीजर जो है वो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में भी दिया हुआ है, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए भी यूज होता है। आइए हम अब मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में चलते हैं। तो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड क्या है, ये इस एसे का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, वोलार्ड मेथड के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, वोलार्ड मेथड के ऊपर बेस्ड है। किसके और ये क्या है, इनडायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। मतलब ये वोलार्ड मेथड जो है ये क्या है, ये एक टाइप का इनडायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का यूज करते हैं एसिडिफाई करने के लिए NaCl को। ठीक, फिर नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम इसको ट्रीट कराते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ, किससे, सिल्वर नाइट्रेट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ मोल्स जो होंगे सिल्वर नाइट्रेट के वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या करेंगे, वो सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग जो अनरिएक्टेड होगा वो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको हम अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में टाइट्रेट करवाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारा कितना थायोसाइनेट कंज्यूम हुआ है या फिर कितना सिल्वर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हम इंडिकेटर यूज करते हैं, फेरिक अमोनियम सल्फेट या फेरिक एलम को हम यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। ठीक है, ये था मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड का इंट्रोडक्शन। इसमें देखिए पहले क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड और AgNO3 है, AgNO3 हम एक्सेस में ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, अब एक तो प्रेसिपिटेट बना, फिर सोडियम नाइट्रेट बना, इसके साथ में कुछ AgNO3 बच गया। ठीक, अब इस AgNO3 का हमने क्या किया, अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिल्वर थायोसाइनेट बना, साथ ही में अमोनियम नाइट्रेट बना। अब ये जो सिल्वर थायोसाइनेट और अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो ये जब कंज्यूम, ये कंप्लीट जब बन जाएगा, उसके बाद जो ये फेरिक आयन है वो इस NH4SCN अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके ब्रिक रेड कलर देगा, जो हमें बताएगा कि ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हम करते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको 50 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0.1 ग्राम क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डिसॉल्व कर लिया 50 ml वाटर में। ठीक है, 50 ml वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में हमने इसको क्या किया, स्टॉपर्ड फ्लास्क में रख दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 50 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और 3 ml नाइट्रिक एसिड, 5 ml नाइट्रोबेंजीन और 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। क्या कर रहे हैं, 50 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट, 3 ml नाइट्रिक एसिड और 5 ml नाइट्रोबेंजीन और 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर डाल रहे हैं। ठीक, फिर मिक्सचर को हम टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनेट से। कब तक, जब तक एक रेडिश येलो कलर हमें नहीं मिल जाता। कब तक कर रहे हैं, जब तक एक रेडिश येलो कलर हमें नहीं मिल जाता। अच्छा, इसका आईपी फैक्टर क्या है कि 1 ml 1 नॉर्मल AgNO3 में क्या होता है, 0.05844 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या था, ये था मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। अब हम तीसरा मेथड देखेंगे जो कि है फेजान मेथड। क्या है फेजान मेथड, फेजान मेथड में जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है, वो फ्लोरेसेंस इंडिकेटर होता है जिसको हम फ्लोरोसिन कहते हैं। ठीक है, अब ये किसने दिया था, काजिमिर्स फेजान ने। किसने दिया था,
काजिमिर्स फैजान ने, और उन्होंने क्या किया था, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन को यूज किया था एज एन इंडिकेटर। तो जब एंड पॉइंट आया तो वहां पे ग्रीन कलर्ड सस्पेंशन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अच्छा इसमें है क्या, देखिए फैजान रूल में क्या है, इन्होंने कहा कि जब एक इंडिकेटर को हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया। ठीक, अब उस नए इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करके इन्होंने क्या बताया कि हम नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन को स्टडी कर सकते हैं। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो ये इंडिकेटर क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, कलर चेंज शो करेंगे। ठीक, ये इंडिकेटर या फिर उन्होंने कहा कि बेसिक हो सकते हैं या फिर एसिडिक डाइज हो सकते हैं। अब इस मेथड में जो कोलाइडल प्रेसिपिटेट बनाने की प्रॉपर्टी थी, उनके एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी थी, उसी का यूज किया गया है। ठीक है, देन इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए फैजान मेथड का एप्लीकेशन किसके लिए है, हम इसका यूज करके स्टैंडर्डाइजेशन किसका कर सकते हैं, अननोन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। कैसे, 25 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन को हम पिपेट आउट करेंगे 250 ml फ्लास्क में, फिर इसमें 10 ड्रॉप डाइक्लोरोफ्लोरोसिन इंडिकेटर की डालेंगे और 0.1 ग्राम क्या करेंगे, डेक्सट्रिन ले लेंगे। ठीक है, अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा उसको हम टाइट्रेट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, जिससे जब कब तक करेंगे, जब तक हमें 3 कंकरेंट रीडिंग नहीं मिल जाती। ठीक, और फिर हम फर्दर कैलकुलेशन करके क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन जो यूज हुआ है वो निकालेंगे और बाकी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, देन अगला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम सिल्वर नाइट्रेट। किसका है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसमें जो हमने सिल्वर नाइट्रेट प्रिपेयर किया है, या सॉरी जो हमने 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया है, उसको हम निकालते हैं और उसको 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। फिर उसमें 10 ड्रॉप किसकी, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन इंडिकेटर की डालते हैं। सेम 0.1 ग्राम डेक्सट्रिन लेंगे। फिर इसको लेने के बाद में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसको हम टाइट्रेट कर देंगे 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट से। अब टाइट्रेशन को हम 2 से 3 बार परफॉर्म करेंगे। अब जो NaCl सॉल्यूशन है वो 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स देगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हम क्या कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था सिल्वर थायोसाइनेट का, फिर फेरिक थायोसाइनेट बना, तो ये कॉम्प्लेक्सेस का भी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, अब ओवरऑल प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का यूज कहां पर है ये भी देख लीजिए। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का सबसे पहला यूज है रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। हम क्या करते हैं, वाटर का प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन लगा सकते हैं। क्यों, बिकॉज उसमें हमें ये पता चल जाएगा कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट है, फिर हम उनको आसानी से जो अप्रोप्रिएट प्रोसेस होगा वो लगाकर हटा सकते हैं। देन अगला क्या है, जो प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, वो अगर बीच में उसके कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगला क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। और जब कोई एंटी सॉल्वेंट, मतलब जिसमें प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है, वो ऐड किया जाता है तो प्रेसिपिटेशन होता है। तो उन प्रोसेसेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको इसमें पढ़ना है एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो आपने मोहर्स मेथड या जो भी 3 मेथड पढ़े उसमें से किसी से भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, प्रेसिपिटेट बना, सिल्वर नाइट्रेट बना। ठीक, इसी का यूज करके हमने यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज किया था, उसमें पोटेशियम क्रोमेट, मोहर्स मेथड से किया हमने इसका टाइट्रेशन। कौन से मेथड से किया, इसका ऐसे मोहर्स मेथड से। तो मोहर्स मेथड में जैसे हमने पोटेशियम क्रोमेट यूज किया था, उसी का यूज करके हम ये ऐसे परफॉर्म करेंगे। इसमें भी हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कराएंगे सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। तो हमें एंड पॉइंट क्या मिलेगा, ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्रोमेट का। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है देख लीजिए। 0.2 ग्राम सब्सटेंस को हम 50 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसको 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करते हैं यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर, जिससे हमें क्या मिलता है, ब्रिक रेड कलर मिलता है। ठीक, ब्रिक रेड कलर मिलता है और ये क्या हो जाता है, ये एंड पॉइंट होता है किसका, हमारे जो सोडियम क्लोराइड है उसके टेस्ट का। ठीक है, उसके एसे का। ठीक, ये हमारा टॉपिक कौन सा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब अगला हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो इसी यूनिट का सेकेंड पार्ट है। सो हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये एक वॉल्यूमेट्रिक टाइप का टाइट्रेशन है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में ही एक और टाइप है। ठीक, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो टाइट्रेशन होता है उसका एंड पॉइंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ये कलर एंड पॉइंट आता है जिसमें कलर चेंज होता है। कलर चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी से हमें पता चलता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम उसी वॉल्यूम का यूज करके, उसी पे यूज करके हम क्या करते हैं, पता करते हैं कौन सा हमारा मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है हमारे सैंपल में किसी भी
मेटल आयन का। इसमें जनरली जो टाइट्रेशन होता है वो क्या है, इसको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का और क्या कहते हैं, चिलेटोमेट्री कहते हैं। ये भी क्या है, एक फॉर्म का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक, जिसमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि इंडिकेट करता है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किस लिए यूज होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस। मतलब अगर हमारे सैंपल में एक से ज्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट है तो उसको हम डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या चिलेटोमेट्री के थ्रू क्या करते हैं, टाइट्रेशन लगाते हैं और जो कंसंट्रेशन हमें मिली है, मतलब कंसंट्रेशन प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस की, उसको हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक से यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम रैपिडली आफ्टर पोर्शन ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड। मतलब ये रिएक्शन तुरंत हो जाती है, रैपिडली हो जाती है, तुरंत हो जाती है, जैसे ही हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स में जो अपना क्या कहते हैं, जो अपना पोर्शन ऑफ टाइट्रेंट है उसको ऐड करते हैं, ठीक। ऐसे ही इसका और भी पॉइंट्स हैं। देन हम देखते हैं इसका मेन जो हमारे पास है क्या है, इसका प्रिंसिपल। हमें जो मेन चीज देखनी है वो इसका क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो मेटल आयंस होते हैं, मतलब जो मेटल आयंस हमारे सैंपल में प्रेजेंट है वो हम यूज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वो टाइट्रेट करते हैं उनको विद द चिलेटिंग एजेंट, जिसको हम लिगेंड कहते हैं। मतलब क्या है, हम ब्यूरेट में क्या लेते हैं, यहाँ पे ये चीज समझिए, ब्यूरेट में हमने क्या लिया, यहाँ पे लिगेंड लिया। ब्यूरेट में हम लिगेंड लेंगे जो कि हमारा क्या है, टाइट्रेंट है। ब्यूरेट में लिगेंड लिया, वो क्या है, हमारा टाइट्रेंट है। देन हम यहाँ पे जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में हम यहाँ पे अपना सैंपल लेंगे। सैंपल आइन में क्या प्रेजेंट है, मेटल आइन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेटल आइन प्रेजेंट है। ये मेटल आइंस का ही हमें डिटर्मिनेशन करना है, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, टाइट्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बीच में, ये टाइट्रेशन जो होता है वो किसके बीच में होता है, लिगेंड और मेटल आइन के बीच में होता है। यहाँ पे लिगेंड क्या करता है, वो मेटल आइंस को क्या कर रहा है, मेटल आइंस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, और उसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है, बता रहा है कि कितना मेटल आइंस प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, ठीक है, या फिर कौन कौन से मेटल आइंस प्रेजेंट है। तो देखो, इसी मेथड को हम और क्या कहते हैं, चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, चिलोमेट्री कहते हैं, चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, या फिर ईडीटीए टाइट्रेशन कहते हैं। क्यों, बिकॉज ईडीटीए टाइट्रेशन हम क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है, ईडीटीए का हो रहा है। ईडीटीए क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ईडीटीए का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको और क्या कहते हैं, ईडीटीए टाइट्रेशन भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मेटल आयन को हम क्या करते हैं, एज एन एनालाइट लेते हैं, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में हम मेटल आयन लेंगे। चिलॉन क्या होगा, हमारा लिगेंड होगा। क्या होगा, लिगेंड होगा। साथ में हम क्या करते हैं, पीएम इंडिकेटर्स, मेटल आयन इंडिकेटर्स या कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो वो हमें क्या बताता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया है, और उसी का यूज करके हम एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स या फिर कॉम्प्लेक्सिंग चिलेटिंग एजेंट वो मॉलिक्यूल्स या आयंस है जो कि डिस्प्लेस करते हैं, जो डिस्प्लेस होते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के भी होते हैं, ठीक, जिससे कि ये क्या करते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि मेटल आयन के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है। तो मेटल आयन के साथ बाइंड कर जाए, ये कैपेबिलिटी इनके पास होती है। अब एग्जांपल देखिए क्या है, अगर हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर आयन का एग्जांपल लेते हैं, तो कॉपर आयन क्या कर सकता है, कॉपर आयन यहाँ पे 4 अमोनियम आयन के साथ में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो इसको हम एज अ लिगेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन लिगेंड्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफाई करते हैं यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। यूनिडेंटेट में देखिए क्या होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड्स में मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसके साथ सिर्फ एक लिगेंड बाइंड हो जाता है, एक ऐसा मेटल आयन जिसके साथ सिर्फ एक लिगेंड बाइंड हो सकता है, वो क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है। ऐसा एक लिगेंड जिसके साथ सिर्फ एक मेटल आयन बाइंड हो सकता है, वो क्या होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक। देखिए दीज लिगेंड्स आर बाउंड टू मेटल आयंस ओनली एट वन प्लेस, मतलब सिर्फ एक जगह पे ही बाइंडिंग हो सकती है इनमें, तो ये क्या हो गया, यूनिडेंटेट हो गया, ठीक है। देन ऐसे ही आगे अगर हम करें तो बाइडेंटेट होता है, मल्टीडेंटेट होता है। बाइडेंटेट लिगेंड्स में क्या है, दीज लिगेंड्स आर नोन टू कंटेन मोर देन वन ग्रुप, मतलब इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर 2 NH3 के मॉलिक्यूल जुड़े, 3 जुड़े, यहाँ पे 4 जुड़े, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट के, ठीक है, बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट के। ये क्या है, ये 2 एग्जांपल्स है किसके, बाइडेंटेट एंड मल्टीडेंटेट के। इसके लिए हम कॉमनली और जो यूज करते हैं लिगेंड्स, वो क्या हो सकते हैं, इथाइलिन डायमीन और ईडीटीए, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। देन टाइट्रेशन की थ्योरी की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या इन्वॉल्व कर रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ फ्री मेटल आयंस, मतलब जो हमारे सैंपल में सॉल्यूशन में फ्री मेटल आयंस प्रेजेंट है उनका डिसअपीयरेंस, मतलब उनका गायब हो जाना या फिर कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बना लेना, ठीक है। ये गायब कैसे होते हैं,
मतलब कोई ये तो है नहीं कि कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है तो गायब ही हो गए, है ही नहीं, होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में पीएच चेंज की वजह से एंड पॉइंट मिलता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एंड पॉइंट मिलता है। ठीक है, जो सडन राइज होता है पीएम में वो क्या करता है, वो किसकी वजह से होता है, रिमूवल ऑफ ट्रेस ऑफ मेटल आयन, मेटल आयंस के रिमूव होने की वजह से होता है। और सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन से, ईडीटीए सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये क्या था इसका, इसकी थ्योरी थी, शॉर्ट थ्योरी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा मेटल आयंस यहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन फिर जब हमने इसमें अपना ईडीटीए ऐड करना शुरू किया, तो जब ईडीटीए ऐड करते गए फिर यहाँ से पॉइंट क्या हुआ, फॉल होना शुरू हो गया, मेटल आयंस कंज्यूम होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। अब यहाँ से एक फॉल आया ग्राफ में और फिर ये एक जगह पे जाके स्टडी हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, प्रोडक्ट हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया, और वही कॉम्प्लेक्स यहाँ से बनने के बाद में क्या होगा, अब हमारा जो इंडिकेटर है, पीएम इंडिकेटर है, वो यहाँ से रिएक्ट करेगा और एक अलग कलर देगा, एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि हमें एंड पॉइंट बताएगा। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। हमारे पास 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट, बैक, रिप्लेसमेंट और इनडायरेक्ट। मतलब इन 4 टाइप से हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या है, इस मेथड में जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में कर रहे थे, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कराते हैं। कैसे, इस मेथड में देखिए मैंने बताया सिमिलर एसिड बेस्ड मेथड हम यूज करते हैं। ठीक, इसमें हम स्टैंडर्ड चेलॉन सॉल्यूशन को मेटल आयन में ऐड कराते हैं, कब तक, जब तक एंड पॉइंट हमें नहीं मिल जाता। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ब्यूरेट में लिगेंड है, ठीक है, ब्यूरेट में लिगेंड है, और इसमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या है हमारे पास में, कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास में मेटल आयंस है। इनका हम डायरेक्ट एडिशन कराते रहते हैं, कब तक, जब तक एक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। जब तक हमारे पास एक एंड पॉइंट नहीं आ जाता, हम तब तक इसका एडिशन कराते रहते हैं, और जैसे ही एंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या आ जाता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन या कैल्शियम लैक्टेट की जो टेबलेट्स होती हैं उनके लिए ये टाइट्रेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन जो हो रही है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। इसके बाद में ये क्या करता है, इंटरफेरेंस सफर कर सकता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा, अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम पहले टाइट्रेशन कराते हैं, जो लिगेंड है, लिगेंड को हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, लिगेंड को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, और एक्सेस अमाउंट में लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन कराते हैं, किसके साथ में, मेटल आयंस के साथ में। ठीक है, टाइट्रेशन विथ मेटल आयंस। ठीक, अब हमने मेटल आयंस के साथ टाइट्रेशन करा दिया, टाइट्रेशन कराने के बाद में हम फिर क्या करें, जो एक्सेस इसके पास बचा हुआ होगा लिगेंड, उसका फिर से टाइट्रेशन कराएंगे। मतलब हम इसमें डबल टाइट्रेशन कराते हैं। पहले तो हमने इसके साथ मेटल आयन के साथ टाइट्रेशन करा दिया, मेटल आयन के साथ टाइट्रेशन कराने के बाद में हम क्या करेंगे, जो एक्सेस बचा हुआ है, जो एक्सेस वॉल्यूम है, उसको हम बैक टाइट्रेट कराएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, किसके, एक दूसरे मेटल आयन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल में सोडियम और पोटेशियम दोनों है, तो मैं क्या करूं, दोनों को मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसका बैक टाइट्रेशन लगा सकता हूं। मैं पहले क्या करूं, पहले मैं ईडीटीएस सॉल्यूशन ले लूं, तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर दे, और बाद में वो क्या करे, पोटेशियम के साथ में रिएक्ट कर दे, रिएक्ट करे, जो एक्सेस बचा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, बैक टाइट्रेशन हो गया। देखिए जैसे मैग्नीज है, वो क्या कर सकता है, उसको डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं हो सकता ईडीडीए के साथ में, तो क्यों, बिकॉज ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक, जब हम एक्सेस वॉल्यूम लेते हैं ईडीटीए का एसिडिक सॉल्यूशन में मैग्नीशियम सॉल्ट के, तो वो क्या करता है, वहां पे बफर कौन सा लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, तब हम इसका आसानी से टाइट्रेशन कर सकते हैं। जो एक्सेस एडीटीए है उसको हम मतलब जब चिलेशन हो जाए, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाए, उसको हम बैक टाइट्रेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड जिंक सॉल्यूशन के साथ में, और इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर का यूज करके। ठीक है, तो ये मेथड हम यूज करते हैं किन चीजों के लिए, जैसे मैग्नीज के कंपाउंड्स हैं उन चीजों उनके लिए यूज करते हैं, जो कि आसानी से डायरेक्ट टाइट्रेशन के अंडर को नहीं कर सकते। अब देखिए रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, द मेटल टू बी आयनाइज्ड क्वांटिटेटिवली डिस्प्लेसेस द मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स में मेटल है, और जो मेटल हमें एनालाइज करना है, वो क्या करेगा, वो उस कॉम्प्लेक्स वाले मेटल को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीज है और यहाँ पे मैग्नीशियम है। ठीक है, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, मैग्नीज आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइट्रेशन में क्या होगा, जो ये कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैग्नीशियम यहाँ से हट जाएगा और मैग्नीज इसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और
ये मेथड यूज कब करते हैं हम लोग, जब डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन हमें शार्प एंड पॉइंट्स नहीं दे सकते और मेटल का डिटर्मिनेशन इन प्रोसेस से नहीं हो सकता, तब हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए मैग्नीज क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया मैग्नीशियम को फ्रॉम मैग्नीशियम और क्या बनाया, मैग्नीशियम EDTA सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, मैग्नीज EDTA सॉल्यूशन बनाया, जिस और जो मैग्नीशियम मेटल फ्री हुआ उसको हमने डायरेक्टली टाइट्रेट किया EDTA सॉल्यूशन के साथ में। ठीक, अब EDTA सॉल्यूशन के साथ में टाइट्रेट किया तो इस मेथड में क्या हुआ, एक्सेस क्वांटिटी हमने यूज किया किसका, मैग्नीशियम EDTA चिलेट का। ठीक, उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे Mn था वो क्या करेगा, वो इसको रिप्लेस करेगा मैग्नीशियम को और उसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका लास्ट है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में हम लोग और क्या कहते हैं, इनको एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, उन एनाइंस के लिए यूज करते हैं, उन एनाइंस के डिटर्मिनेशन के लिए जो EDTA चिलेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब EDTA के साथ रिएक्ट नहीं करते, हम उनके लिए इसको यूज करते हैं। अब प्रोटॉन्स जैसे कि डाइसोडियम EDTA, जो EDTA के डाइसोडियम EDTA के प्रोटॉन्स हैं, उनको हम किससे डिस्प्लेस करा देते हैं, हैवी मेटल से, और फिर उसको टाइट्रेट कराते हैं सोडियम एल्कली के साथ में। किसके साथ में, सोडियम एल्कली के साथ में। ठीक, अभी कौन सी ड्रग्स के लिए, कौन से कंपाउंड्स के लिए होता है, जैसे कि बार्बिचुरेट्स है, बार्बिचुरेट्स क्या करते हैं, EDTA के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, अब रिएक्ट ना करने की वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अल्कलीन सॉल्यूशन से मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में, किस रेशियो में, 1:1 का वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बार्बिचुरेट्स के एनालिसिस के लिए क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये लिगेंड्स के बारे में था, और टाइट्रेशन कौन कौन सा होता है, किस टाइप से कर सकते हैं हम लोग इसमें, कॉम्प्लेक्सोमेट्री में वो इसमें इन्वॉल्व था। देन हम क्या करते हैं, चिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। चिलेट्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग सिंपल लिगेंड्स, मतलब चिलेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सिंपल लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो एक बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास EDTA है। EDTA क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक, उसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से वो क्या हो गया, एक चिलेट कंपाउंड हो गया। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, अ चिलेट और अ चिलेट कंपाउंड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल लाइन विद 2 और मोर ग्रुप्स ऑन अ मल्टीडेंटेट लिगेंड। मतलब इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ग्रुप होता है किसके ऊपर, मल्टीडेंटेट लिगेंड के ऊपर। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेशन और चिलेट कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा डिफर नहीं करते एक दूसरे से। क्यों, कैसे, देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी, जो रिंग होती है वो क्या करती है, इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करती है, तो इसी बेसिस पे दोनों डिफर करते हैं। ठीक है, जो चिलेट में क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि मेटल आयन को, मेटल एटम को अटैच करता है। ठीक, मेटल एटम के रिंग भी उसमें अटैच रहता है और रिंग का मेंबर होता है। ठीक, वही चिलेट स्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है, चिलेट स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा होती है किससे, मेटल यूनिडेंटेट कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, अब चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि ऐसे एजेंट्स जो चिलेशन को कॉज कराए वही होते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, मतलब लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये क्या है, चिलेटिंग एजेंट है, इसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चिलेटिंग एजेंट हो गया। सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स क्या है, ये ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स हैं जो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स क्या है, जो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं बाई और पॉलीवेलेंट मेटल आयन के साथ में। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया इसका, EDTA। ठीक है, क्या एग्जांपल हो गया इसका, EDTA हो गया। अब आपको इसमें पढ़ना है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं, देखो जब हम टाइट्रेशन करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री करा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा मेटल आयंस प्रेजेंट है, तो अब दोनों एक साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमें हमारे पास क्या होगा, जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं। हम एक मेटल आयन को सप्रेस कर देंगे और उसके साथ दूसरे का कॉम्प्लेक्सेशन कराएंगे पहले, फिर उसकी डीमास्किंग करके दूसरे का क्या करेंगे, टाइट्रेशन कराएंगे। अब मास्किंग एजेंट क्या होता है, मास्किंग एजेंट एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो कि प्रिवेंट करता है कंपोनेंट को जो कि इंटरफेयर कर रहा है सेलेक्टिवली रिएक्शन में। किसके रिएक्शन में, टाइट्रेशन रिएक्शन में। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो अगर कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, कोई भी अदर मेटल आयन प्रेजेंट है, ये उसको रोकेगा और रोक के क्या करेगा, जो हमारी रिएक्शन हो रही है उसको सेलेक्टिव बनाएगा, एक पर्टिकुलर आयन के लिए होने को तैयार करेगा, जिससे कि टाइट्रेशन हो और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का ही टाइट्रेशन परफॉर्म हो सके। ठीक, ये कैसे एक्ट करते हैं, आइदर ये प्रेसिपिटेशन कराते हैं, मतलब जो और आयंस प्रेजेंट है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, उनका प्रेसिपिटेशन करा देंगे, या फिर क्या करेंगे, ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे जिससे कि ये इंटरफेयर ना करे
टाइट्रेशन के टाइम पे, ठीक। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे तो मतलब वो मेटल आयन इनके साथ बाइंड हो गया और ये क्या होंगे, अनरिएक्टिव हो जाएंगे किसकी तरफ, जो टाइट्रेशन प्रोसीजर है उसकी तरफ, ठीक। जिससे कि क्या होगा, हमारा टाइट्रेशन अच्छे से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन अब किसके लिए यूज होता है, जैसे कोबाल्ट है, कॉपर है, लेड है, ये क्या कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं इनसॉल्युबल सल्फाइड, सल्फाइड का यूज करके, मतलब अगर हम इसमें सोडियम सल्फाइड यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस की तरह अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो था प्रेसिपिटेशन, मतलब ये क्या कर, इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, हम प्रेसिपिटेट करा सकते हैं जो भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, और प्रेसिपिटेट करा के हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइट्रेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब अब दूसरा प्रोसेस क्या है, हम कॉम्प्लेक्स बनवा दें, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए मास्किंग एजेंट्स यूजिंग इंटरफेरिंग मेटल आयंस रिजल्ट इनटू कॉम्प्लेक्सेस विद हाई स्टेबिलिटी। अब जो इंटरफेरिंग मेटल आयंस है वो क्या करते हैं, मास्किंग एजेंट्स उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि बहुत ही हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब मास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना करे, the masking agent should not form complex with the metal ion being analyzed। हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो क्या करे, वो जो हमारा एनालिसिस के लिए हुआ मेटल आयन है वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना करे। अगर उसी के साथ फॉर्म कर लेगा तो दिक्कत क्या होगी, हमारा जो टाइट्रेशन है वो करना बेकार हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो एनालिसिस के लिए सैंपल आया था और जो मेन उसमें आयन हमें पता करना था वो भी अब बाउंड हो गया, और बाउंड होने की वजह से अब वो कोई किसी भी तरीके से टाइट्रेट नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन कौन से यूज होते हैं, अमोनियम फ्लोराइड यूज होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, डाइमरकैप्रोल, पोटेशियम साइनाइड, ये क्या है, ये कुछ टाइप के मास्किंग एजेंट्स है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स है जो यूज होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड है, देन टायरॉन है, टायरॉन क्या होता है, डाइसोडियम कैटिकॉल 3,5, डाइसल्फोनेट है, ट्राई इथेनोलामीन है, ये सब क्या है, ये कुछ टाइप के मास्किंग एजेंट्स है जो यूज होते हैं। अब डीमास्किंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, डीमास्किंग रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो हमने कॉम्प्लेक्सेशन कराया है, प्रेसिपिटेशन कराया है, ये उसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए डीमास्किंग रिएजेंट इनेबल्स द मास्क सब्सटेंस टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमें रिएक्शन में उस मेटल आयन की, उन इंप्योरिटीज की या फिर किसी की जो अदर सब्सटेंसेस हैं उनकी नीड है और हमें उनको ऐड कराना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डीमास्किंग एजेंट का यूज करते हैं। डीमास्किंग एजेंट क्या करता है, उन बाउंड सब्सटेंसेस को, प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को रिएक्शन में वापस लाता है, ठीक है। अब मेथड कैसे, पीएच कंट्रोल मेथड हो सकता है, जो हम मास्किंग एजेंट्स यूज करें वो पीएच के चेंज करने पे डिसोसिएट हो जाए और अपनी एक्टिविटी खत्म कर दे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पीएच कंट्रोल मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब पीएच चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर मेटल आयंस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ सिलेक्टिव मेटल इंडिकेटर्स, मतलब अब हम क्या करें, सिलेक्टिव मेटल इंडिकेटर्स का यूज करें। अगर हमारे पास दो मेटल आयंस प्रेजेंट है, एक पोटेशियम दूसरा सोडियम, या फिर कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं, या फिर आयरन की बात करते हैं, तो कॉपर अलग मेटल आयन के साथ रिएक्शन दे, अलग इंडिकेटर के साथ रिएक्शन देगा, और आयरन अलग इंडिकेटर के साथ रिएक्शन देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम सिलेक्टिव इंडिकेटर्स का यूज करके भी डीमास्किंग करा सकते हैं। देन क्लासिकल सेपरेशन, हम क्या करें, सेपरेट करके अलग अलग टाइट्रेशन लगा दें। देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट को हटा दे, जो हमारा रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा डीमास्क सब्सटेंस होगा। देन एनाइंस का रिमूवल करके और काइनेटिक मास्किंग करके, ठीक। अब जो मेटल ईडीटीए टाइट्रेशन कर्व्स है, देखिए अब ईडीटीए के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ईडीटीए के एप्लीकेशंस में आता है सबसे पहला वाटर हार्डनेस का डिटर्मिनेशन, मतलब वाटर के अंदर कितनी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, हमारा हार्ड वाटर होता है, ठीक। तो हम हार्डनेस डिटरमाइन कर सकते हैं अपने वाटर का, ठीक। एल्यूमिनियम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, कैसे, एल्यूमिनियम के अंदर भी कई सारे और मिक्स हो सकते हैं आयंस, तो उसका भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देन इनडायरेक्ट एनालिसिस ऑफ आयंस, आयंस का भी इनडायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हम एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और मेटल आयन इंडिकेटर्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड से। अब इन आयंस का, इन इंडिकेटर्स का हम यूज कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, देखिए जब मेटल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम को, इंडिकेटर को आई से, और चिलेट जो ईडीटीए है, चिलेट तो मतलब जो हम यूज कर रहे हैं वो ईडीटीए है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं टाइट्रेशन का, तो पहले मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्या बनते हैं, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, किसके साथ में, एक्सेस मेटल आयन के साथ में। तो जब ईडीटीए टाइट्रेंट ऐड करते हैं हम इस रिएक्शन में, तो क्या होता है, फ्री मेटल आयंस का
कॉम्प्लेक्स बनता है किसके साथ, ईडीटीए के साथ। अब जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है वो वीक होता है मेटल ईडीटीए चिलेट से। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो वीक होता है मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स से। तो जो ईडीटीए है जब हम उसको ऐड कर रहे हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो चिलेट्स जो होते हैं वो फ्री मेटल आयन के साथ में बाइंड होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो जब एंड पॉइंट आता है तो ईडीटीए क्या करता है, लास्ट ट्रेस ऑफ मेटल जो फ्री मेटल है उसको रिमूव कर देगा। ठीक, मेटल जो लास्ट मतलब मेटल का आयन बचेगा उसको रिमूव कर देगा इंडिकेटर से, और रिमूव करने की वजह से जो इंडिकेटर होगा वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कलर में चेंज हो जाएगा जो उसका मतलब कॉम्प्लेक्स कलर था, जैसे कि अगर उस मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स कलर था ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर था, तो अब वो मेटल आयन में फ्री हो गया, मेटल आयन उसका हट गया। ठीक, अब वो क्या बचा, इंडिविजुअल इंडिकेटर बचा। तो वो इंडिकेटर क्या करेगा, अब अपना कलर शो करेगा। तो अब वो जब कलर शो करेगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और हम एंड पॉइंट हमें मिल गया है। ठीक, अब कई सारे कंपाउंड्स को हम इंडिकेटर की तरह यूज किए हैं, जैसे ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज को, थैलीन एंड सब्स्टिट्यूटेड थैलीन्स को, एजोडाइज को, या फिर फिनोलिक कंपाउंड्स को हमने यूज किया है। ठीक है, देन और सारे इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे मॉडर्न ब्लैक है, कौन सा है, मॉडर्न ब्लैक है, इरियोक्रोम ब्लैक टी है, सोलोक्रोम ब्लैक टी है, म्यूरेक्साइड, कैटिकॉल वॉयलेट, मिथाइल ब्लू थाइमोल, एल्जेरिन एंड जाइलिनॉल ऑरेंज। ये इंडिकेटर्स आपसे पूछे जाते हैं, जितने भी हैं ये पीएच रेंजेस याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं। और इसमें पूछेंगे कौन सा इंडिकेटर आपको यूज किया जाता है, जिसमें आपको इडियोक्रोम ब्लैक टी, मॉडर्न ब्लैक टी एंड सोलोक्रोम ब्लैक टी, ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटेक्शन लगा सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो कॉम्प्लेक्स आयन बनने की वजह से, या फिर जब एक कॉम्प्लेक्स दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब जो वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कंपाउंड बना है और कौन सा नहीं। ठीक है, कौन सा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं। देन एम्पिरोमेट्रिक, जब कॉम्प्लेक्सेशन होता है तो आयंस के चेंज होने की वजह से जो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी चेंज होती है। तो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी चेंज होने की वजह से हम उसको एम्पिरोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर उसका करंट मेजर करके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो पोटेंशियल होता है उसमें भी चेंज आता है जब हम टाइट्रेशन करा रहे हैं। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम एक इंडिकेटर की तरह इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस जो हो रही है वाटर में, हम क्या कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, पूरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस है, उसका भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स का डिटर्मिनेशन। इसके साथ में कैल्शियम और लेड अगर एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट है तो हम दोनों का टाइट्रेशन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्रोमियम और आयरन अगर प्रेजेंट है तो हम मास्किंग मेथड का यूज करके, काइनेटिक मास्किंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देन अगला क्या है, अगर मैग्नीज और आयरन, अगर मैग्नीज और आयरन दोनों प्रेजेंट है तो हम मतलब मैग्नीज का जो डिटर्मिनेशन है वो भी हम कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर क्या यूज हो रहा है, थाइमोल थैलिक्सोन, क्या यूज हो रहा है, थाइमोल थैलिक्सोन इंडिकेटर यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है किसके, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के। इसके अलावा लेड और टीन अगर एक मिक्सचर में प्रेजेंट है तो हम उसका डिटर्मिनेशन इस मेथड से कर ले, फॉस्फेट्स का कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और पढ़नी है, एस्टिमेशन पढ़ना है किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। तो इसके लिए हम देखिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट का एस्टिमेशन पढ़ने के लिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसमें क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्रिस्टल्स को हमने क्या किया, कैल्शियम ग्लूकोनेट को पहले क्रश कर लिया स्टेनलेस स्टील नाइफ से या स्पैचुला से। ठीक, फिर पाउडर को 100 डिग्री सेल्सियस हीटेड ओवन में रखा 1 घंटे के लिए। फिर इसमें से 0.4 ग्राम सैंपल लेके हमने क्या किया, इसको वे किया और फिर इसको 3 कॉनिकल फ्लास्क में रख दिया। ठीक, हर सैंपल को 50 सेंटीमीटर क्यूब डीआयनाइज्ड वाटर में डिसॉल्व कर लिया। डीआयनाइज क्यों यूज कर रहे हैं, डीआयनाइज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा डीआयनाइज्ड वाटर मेटल आयन से फ्री होता है, किसी भी हार्डनेस से फ्री होता है। अब पहले जो सैंपल है उसमें हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब अमोनियम क्लोराइड बफर डाला और 5 ड्रॉप इडियोक्रोम ब्लैक टी का डाला इंडिकेटर, जो कि है। ठीक, फिर हमने उसका टाइट्रेशन किया, फिर टाइट्रेशन को रिपीट किया 2 अदर सैंपल के साथ में। फिर हमने उससे क्या किया, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम जो उसमें प्रेजेंट है उसको हमने कैलकुलेट किया। ठीक, अब जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 0.05 मोलर ईडीटीए का, उसमें क्या
निकल के आया कि हमारे पास कितना कैल्शियम ग्लूकोनेट है, 0.02242 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या था, ये एसे था किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। सेम ऐसे ही ऐसे किसका है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट का। इसका भी आप प्रोसीजर देख लीजिए। इसमें क्या है, 0.3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हमने लिया, उसको हमने मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हमने लिया, इसको 50 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया, फिर इसमें 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनिया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया, फिर जो ऑब्टेन मिक्सचर है उसको 0.05 मोलर डाई सोडियम इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट या फिर ईडीटीए में ईडीटीए का यूज करके हमने सोडियम ईडीटीए का यूज करके टाइट्रेट कराया, और फिर इसमें हमने मॉडर्न ब्लैक टी या फिर मॉडर्न ब्लैक सेकंड इंडिकेटर यूज किया है। ठीक है, अब टाइट्रेशन को हम कंटिन्यू कब तक करेंगे, जब तक पिंक कलर जो है वो नहीं आ जाता डिस्चार्ज, मतलब नहीं हमें ऑब्टेन होता किससे, ब्लू कलर से। ठीक है, इसका जो फैक्टर निकल के आया वो क्या है कि 0.05 मोलर डाइसोडियम ईडीटीए जो है वो उसमें कितना मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, 1 ml डाइसोडियम ईडीटीए में कितना प्रेजेंट है, 0.00602 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट उसमें प्रेजेंट है। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो कि आपका यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविमेट्री, जो हम इसके आगे पढ़ेंगे।